लेक्चर 31 आखिर सच्चाई क्या है। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे एक गलतफहमी के चलते भाव्या और वृषांत के बीच दूरियां आ जाती है, जिसके कारण भाव्या वृषांत को काफी कुछ सुना देती है, जिसे सुन वृषांत को बुरा लगने के साथ साथ काफी गुस्सा भी आता है। वहीं मुस्कान अनूप के आए दिन गायब हो जाने से परेशान थी और एक दिन उसका पीछा करने की ठानती है और उसके पीछे पहुंच जाती है। अब आगे भाव्या और मुस्कान दोनों उस रेस्टोरेंट पहुंच जाती है जहां अनूप गया हुआ था। वहीं बैठ मुस्कान अनूप पर नजर रखने लगती है। अभी कुछ ही देर हुई थी उन्हें बैठे की मुस्कान सामने देख हैरान रह जाती है। वही भाव्या जो वृषांत के ख्यालों में खोई हुई थी अपने होश में आती है और मुस्कान को इतना हैरान देख पूछती है, ओ मैडम क्या हुआ, इतना हैरान होकर क्या देख रही है। फिर भाव्या मुस्कान की नजरों के पीछा करते हुए अपने पीछे देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है, क्योंकि सच में अनूप किसी लड़की के गले लग रहा था और हंस हंस कर बातें कर रहा था। अब कुछ भी हो लेकिन पसंद तो मुस्कान भी अनूप को कहीं ना कहीं करती ही थी, इस वजह से उससे काफी जलन होती है। वहीं भाव्या को तो यकीन ही नहीं होता कि सच में अनूप उस तरह का लड़का हो सकता है। वहीं मुस्कान गुस्से से अपने दांत चबाते हुए कहती है, देखा मैं ना कहती थी ये आदमी कितना बड़ा प्लेबॉय है, देख लो तुम्हें ही यकीन नहीं था ना जब मैंने कहा था कि मैंने इसे हर दिन नई लड़की के साथ देखा है, आज ये लड़की इसका शिकार है। वही भाव्या मुस्कान की बातों पर विश्वास करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर सामने चल रहे दृश्य को देख उसे यकीन करने पर मजबूर होना पड़ता है। अब उन दोनों को कौन समझाए कि कभी कभी आंखों देखी बात भी सच नहीं होती। वहीं अनूप उस लड़की से काफी हंस हंस कर बातें कर रहा था और इधर मुस्कान काफी चल रही थी, लेकिन वो भी क्या करती, उसे भी तो अपने लिए काफी डर था, इसलिए वो चाहकर भी अनूप को अपना नहीं सकती थी। वही भाव्या को वृषांत की कही बात याद आती है कि अनूप इज ए रियल जैम, अगर मुस्कान ने उसे खो दिया तो जो लॉस में होगा वो मुस्कान होगी। ये याद आते ही भाव्या मुस्कान से कहती है, यार पता नहीं क्यों लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि अनूप इस तरह का लड़का है। ये सुन मुस्कान कहती है, ये सब देखने के बाद भी तू ऐसा बोल रही है, तुझे देख नहीं रहा कि सामने क्या चल रहा है। ये सुन भाव्या कुछ नहीं बोल पाती। वहीं अनूप उस लड़की से बात करने के बाद वहां से निकल जाता है तो मुस्कान भी उठते हुए कहती है, चल यार उस लड़की को अनूप की सच्चाई बताते हैं। ये सुन भाव्या कहती है, अरे यार तू क्यों उन लोगों के बीच में टांग अड़ा रही है। जिसे सुन मुस्कान गुस्से कहती है, मैं ये क्यों कर रही हूँ डॉट डॉट तुझे नहीं पता मैं ये क्यों कर रही हूँ। जिस पर भाव्या कहती है, यार देख सुन मेरी बात, जो तेरे साथ हुआ जरूरी नहीं हो वो हर किसी के साथ हो, कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं। ये सुन मुस्कान गुस्से से बोलती है, बस बहुत हुआ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं ऐसे किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद होत नहीं देख सकती हूँ, मैं जा रही हूँ उस लड़की को सच्चाई बताने, तू चल रही है या नहीं। ये सुनना चाहते हुए भी मुस्कान के साथ जाना पड़ता है। वहीं वो लड़की उस रेस्टोरेंट से निकलकर एक मॉल में चली जाती है और अपने लिए काफ़ी शॉपिंग करती है, जिसके बाद वो एक कैफ़े में बैठकर कॉफ़ी पी रही होती है तो मुस्कान को वहीं से ही समय लगता है उसे अनूप की सच्चाई बताने का। ये सोच वो जैसे ही उस लड़की के पास जाने लगती है तो फिर जो वो देखती है उसे देख तो भाव्या और मुस्कान एक बार फिर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सामने वो लड़की किसी और लड़के को गले लगा रही थी। यहाँ तक उस लड़के ने तो उस लड़के के माथे पर किस भी किया था। ये देख मुस्कान कहती है, यार मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि जमाना आगे निकल गया है या हम ही पीछे रह गए हैं। यार यहाँ तो हर कोई ही एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है। ये सुन भाव्या भी कहती है, यार तू सही कह रही है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़की दो लड़कों को एक साथ डेट कर रही है। ये सुन मुस्कान कहती है, यार अब हम क्या करें, क्योंकि जिसे हम अनूप की सच्चाई बताने आए थे वो तो खुद ही धोखेबाज है, अब क्या करें। जिस पर भाव्या कहती है, कोई बात नहीं, अब हम उस लड़के को उस लड़की और अनूप की सच्चाई बताएंगे ताकि कम से कम वो तो बच जाए ऐसे लोगों से। ये सुन मुस्कान कहती है, तू सही कह रही है, हम यही करते हैं। फिर वो दोनों भी उसी कैफे में बैठ जाती है और उस लड़की के वहां से जाने का इंतजार करने लगती है, लेकिन वो लड़की तो वहां से जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये देख भाव्या कहती है, यार ये लड़की तो फेविकॉल की तरह वही चिपक गई है, जा ही नहीं रही है। ये सुन मुस्कान कुछ सोचती है और एक केवल स्माइल पास करती है, जिसे देख भाव्या हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि जरूर मुस्कान के मन में कोई प्लान आया है जो कि अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं है। ये देख वो मुस्कान से कहती है, नहीं मुस्कान तू जो सोच रही है ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तेरे प्लान कैसे होते हैं मुझे पता है, तो तू ऐसा कुछ नहीं करेगी, समझी। ये सुन मुस्कान कहती है, अरे यार तू टेंशन क्यों लेती है, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगी, तू बस देखती जा मैं क्या करती हूँ। ये बोल वो एक वेटर के पास जाती है और उसे 500 का नोट देते हुए उसके कान में कुछ कहती है, जिसे सुन पहले तो मना कर देता है, लेकिन मुस्कान के फिर से पैसे देने पर वो मान जाता है। जिसे देख मुस्कान मुस्कुरा देती है और वापस अपने सीट पर आ जाती है, जिसे देख भाव्या पूछती है, तू क्या करने वाली है। ये सुन मुस्कान कहती है, तू बस देखती जा आगे जो होता है। ये बोल वो वापस उन दोनों को देखने लगती है। वहीं कुछ देर बाद वो वेटर एक ट्रे में एक कप कॉफी लेकर उस लड़की के पास से गुजरता है और जानबूझकर गिरने का नाटक करने लगता है, जिससे वो कॉफी उस लड़की के कपड़ों गिर जाती है। ये देख वो वेटर जल्दी से सॉरी बोलने लगता है तो वो लड़की उस वेटर से इट्स ओके बोल वहां से वॉशरूम के लिए चली जाती है।
ये देख भाव्या समझ जाती है कि उस वेटर ने जानबूझकर मुस्कान के कहने पर ही वो कॉफ़ी उस लड़की पर गिराई थी ताकि वो वॉशरूम जाए और इधर वो दोनों जल्दी से उस लड़की की सच्चाई उस लड़के को बता सके। और होता भी वैसा ही है। उस लड़की के वॉशरूम जाने के बाद भाव्या और मुस्कान दोनों जल्दी से उस लड़के के पास और जाकर उसके सामने बैठ जाती है। वही वो लड़का जो देखने में सामान्य कद काठी का लग रहा था और एक चश्मे में वो किसी कंपनी का IT डिपार्टमेंट का लग रहा था, वो अपने सामने दो लड़कियों को देख हैरान हो जाता है और पूछता, जी मैम, क्या मैं आप दोनों को जानता हूँ और आप दोनों यहाँ क्या कर रही है? ये सुन मुस्कान कहती है, हम तुम्हें कुछ बताने आए हैं, लेकिन उससे पहले तुम अपना नाम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? जिस पर वो लड़का अपने चश्मे को सही करते हुए कहता है, जी मेरा नाम विपुल है, मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ, लेकिन आप लोग मुझे क्या बताने वाली हैं? वही ये सुन मुस्कान और भाव्या बैठ जाती है और विपुल से कहती है, देखो अब हम जो कहने जा रहे हैं हो सकता है तुम्हें हम पर विश्वास ना हो, लेकिन ये सच है और इस बात का हमारे पास प्रूफ भी है। ये सुन विपुल थोड़ा घबराते हुए पूछता है, आप कहना क्या चाहती है? साफ साफ कहिए ना। जिस पर मुस्कान कहती है, देखो विपुल, पता नहीं तुम्हें विश्वास होगा या नहीं, लेकिन वो लड़की जो अभी अभी तुम्हारे साथ बैठी थी वो तुम्हें धोखा दे रही है, क्योंकि अभी अभी वो लड़की एक दूसरे लड़के से मिलकर आ रही है जो कि हमारा ही दोस्त है। ये सुन विपुल को विश्वास ही नहीं होता कि वो दोनों क्या कह रही हैं, तो वो गुस्से से कहता है, ये आप लोग क्या कह रही है? मुझे पूरा विश्वास है अपनी माया पर, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। ये सुन मुस्कान कहती है, ओ तो उसका नाम माया है, लेकिन विपुल मेरा विश्वास करो, ये सच, उस माया ने हमारे दोस्त के साथ साथ तुम्हें भी अपना माया जाल में फंसाया है। ये सुन विपुल कहता है, जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, क्योंकि वो मुझे कभी धोखा दे ही नहीं सकती। ये सुन भाव्या कहती है, हमें पता है कि तुम हमारी बातों का विश्वास नहीं करोगे, इसलिए हम सबूत भी साथ लाए हैं। ये बोल वो मुस्कान को इशारा करती है तो मुस्कान अपना फ़ोन निकाल उस फोटो को दिखा देती है जो उन दोनों ने उस रेस्टोरेंट में साथ में ली थी। वही वो फोटो देख विपुल तो हैरान ही रह जाता है, जिसे देख मुस्कान और भाव्या को लगता है कि वो फोटो देख शॉक में चला गया है, क्योंकि उसने उस लड़की पर इतना विश्वास किया और उसने ही उसे धोखा दे दिया। ये देख मुस्कान उसे हिलाते हुए कहता है, होश में आओ विपुल, मुझे पता है तुम्हें बहुत बड़ा शौक लगा है, लेकिन सच्चाई यही है। वो सब अभी बात कर ही रहे थे कि उतने में माया उन सबके सामने आ जाती है। जिसे देख विपुल उसे देखने लगता है तो माया पूछता है, क्या हुआ विपुल जी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं और ये दोनों कौन है? वो आगे कुछ बोल पाती तब तक विपुल उस फोटो को दिखाते हुए माया से पूछता है, माया ये क्या है? वो फोटो देख माया हैरान हो जाती है और परेशान भी। 32 मुस्कान को पता चली सच्चाई। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे मुस्कान अनूप के आए दिन गायब हो जाने के कारण उसका पीछा करती है, जहां वो अनूप को किसी लड़की के साथ देखती है जिसे देख उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अनूप की सच्चाई उस लड़की को बताने का सोचती है, लेकिन कुछ देर उसका पीछा करने के बाद उसे पता चलता है कि वो लड़की भी किसी दूसरे लड़के से मिल रही है, जिसे देख उन दोनों का माथा खराब हो जाता है और वो दोनों ठान लेती है कि अनूप और उस लड़की की सच्चाई उस लड़के को बताकर रहेंगी, और वो दोनों प्लान बनाकर उस लड़के को बता भी देती है। अब आगे विपुल उस फोटो को माया को दिखाकर पूछता है, माया ये क्या है? जिस पर माया उस फोटो को देख हैरान हो जाती है और थोड़ी परेशान भी। वो विपुल से हकलाते हुए कहती है, विपुल जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताने ही वाली थी। ये सुन विपुल कहता है, कब माया, कब बताने वाली थी तुम मुझे? जिस पर माया कहती है, कल ही बताने वाली थी। ये सुन मुस्कान कहाँ चुप रहने वाली थी, वो बोली, अच्छा आज तुम्हारा सच सबके सामने आ गया तो तुम कल ही सच्चाई सबको बताने वाली थी। अगर ये सच सामने नहीं आता तो तुम तो एक साथ दो दो लड़कों को घुमाती हो। ये सुन विपुल और माया दोनों हैरानी से मुस्कान को देखने लगते हैं, जैसे बोल रहे हैं, ये क्या बोल रही है, कुछ पता भी है? लेकिन मुस्कान कहाँ सुनने वाली थी किसी की। वो आगे बोलती है, तुम जैसी लड़कियों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तुम्हारा एक से मन नहीं भरता इसलिए ये सब कर रही हूँ ना। लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ, जिस अनूप को तुम डेट कर रही हो ना, वो हर दिन लड़कियां बदलता है और शायद आजकल तुम उसकी शिकार हो। वो तो बोले ही जा रही है। वो देख ही नहीं रही थी कि विपुल और मुस्कान दोनों उसे अजीब नजरों से देख रहे हैं, जिसे भाव्या नोटिस कर लेती है। उसे कुछ गलत होने की आशंका होती है तो वो मुस्कान को चुप रहने का इशारा करती है, लेकिन मुस्कान कहाँ चुप होने वाली थी, वो तो बोले ही जा रही थी। तो माया कहती है, अरे चुप हो जा मेरी माँ, क्या क्या बोले जा रही है? आपको पता भी है आप क्या बोले जा रही है? ऐसा कुछ ही नहीं है जो आप सोच रही है, लेकिन पहले तो आप ये बताइए कि आप है कौन और आप अनूप जी को कैसे जानती हैं? ये सुन मुस्कान कहत है, क्योंकि हम उसके दोस्त हैं और मैं बता रही हूँ ना, उससे दूर रहो नहीं तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। वही माया ये सुन कि वो दोनों अनूप की दोस्त है मुस्कुराने लगती है। वही ये सुन विपुल भी जोर से कहती है, क्या आप दोनों अनूप को दोस्त है? वही भाव्या और मुस्कान हैरानी से विपुल और माया को देखने लगते हैं, जो उन्हें देख हैरान थे। वही माया तो जल्दी से मुस्कान को गले ही लगा लेती है और कहती है, आप मुस्कान है ना? और भाव्या को देखते हुए कहती है, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप भाव्या जी हैं ना, अनूप जी की बेस्ट फ्रेंड? ये सुन मुस्कान और भाव्या दोनों हैरान थे कि उन्हें उन दोनों का नाम कैसे पता।
ये यहाँ हो क्या रहा है। वहीं विपुल भी मुस्कान और भाव्या को देख काफी खुश होता है और खुशी से कहता है, माफ कीजिएगा, मैं आपको पहचान नहीं पाया और आपसे बदतमीजी से बात की। लेकिन फिर माया की तरफ मुड़ते हुए अपनी कमर पर हाथ रखकर पूछता है, तुम ना टॉपिक से मत हटो, बताओ क्या आज तुम अनूप से मिलने गई थी। जिस पर माया कहता है, हाँ बाबा, मैं मिलने गई थी उनसे। ये सुन विपुल गुस्सा होते हुए कहता है, तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे भी उससे मिलना था। ये सुन माया कहती है, अरे मुझे पता है कि आपको भी उससे मिलना है, दरअसल हम दोनों कल के होने वाले कार्यक्रम के लिए प्लान करने गए थे, उन्होंने कहा है कि वो कल आपसे मिलने आएंगे। ये सुन विपुल खुश हो जाता है। वहीं मुस्कान और भाव्या तो अभी भी ऐसे एक्सप्रेशन लिए खड़े थे जैसे, अरे भाई हमें भी तो कुछ बताओ, यहाँ चल क्या रहा है। तो माया की नज़र उन दोनों पर जाती है तो वो समझ जाती है कि उनके मन में इस वक्त काफ़ी सवाल चल रहे होंगे। तो मुस्कान और भाव्या से कहती है, मुझे पता है इस वक्त आपके मन में काफ़ी सवाल चल रहे हैं और मुझे ये भी पता है कि शायद आप दोनों ने अनूप जी को गलत समझ लिया है और शायद यही कारण है कि वो आजकल उदास रहते हैं। मुझे ये तो नहीं पता कि क्या बात हुई आप दोनों में, लेकिन मैं ये जरूर कह सकती हूँ आप लोगों ने अनूप जी सच्चाई जाने बिना उन्हें गलत समझ लिया है। हालांकि उन्होंने अपनी सच्चाई किसी को भी बताने से मना किया था, लेकिन मुझे लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि आप लोगों को उनकी सच्चाई पता चले। ये सुन भाव्या कहती है, कैसे सच्चाई। जिसे सुन माया मुस्कुराते हुए कहती है, उसके लिए आप लोगों को हमारे साथ एक जगह चलना होगा। ये सुन दोनों कुछ सोचती है, फिर उनके साथ जाने को तैयार हो जाती है। फिर सब वहां से एक जगह जाने के लिए निकल जाती हैं। कुछ ही देर में सब एक घर के सामने खड़े होते हैं जहां बड़े बड़े अक्षरों लिखा होता है, मातृ छाया। ये पर मुस्कान और भाव्या को ये तो समझ आ जाता है कि ये कोई महिला आश्रम है, लेकिन माया उन लोगों को यहाँ क्यों लाई है। वहीं माया भी उन दोनों के चेहरे पर सवाल देख लेती है और कहती है, मैं जानती हूँ आप लोग सोच रही होंगी कि मैं आप दोनों को यहाँ क्यों लाई हूँ, पहले आप अंदर तो चलिए, आपको खुद ही सब समझ आ जाएगा कि मैं आप दोनों को यहाँ क्यों लाई हूँ। ये बोल माया उन्हें अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही उन्हें समझ आ जाता है कि ये जगह काफ़ी बड़ी और फैली हुई है। अंदर जाते हैं उन्हें कई सारी लड़कियां मार्शल आर्ट करते हुए दिखाई देती हैं। ये देख मुस्कान और भाव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है, लेकिन मुस्कान एक लड़की को देख हैरान रह जाती है क्योंकि उस लड़की को उसने अनूप के साथ एक दिन रोड पर देखा था। जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ती है तो आगे कुछ औरतें सिलाई कढ़ाई का काम सीख रही होती है। तो माया उन्हें बताती है, जानती है मुस्कान जी और भाव्या जी, यहाँ मौजूद सारी लड़कियों के साथ कुछ ना कुछ हादसा हो चुका है, कुछ के साथ रेप तो कुछ के साथ एसिड अटैक, जिसके बाद इन लड़कियों को उनके घर वालों ने अपनाने से इनकार कर दिया। तो कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिनको उनके ससुराल वालों ने निकाल दिया, कभी दहेज न लाने के नाम पर तो किसी को उनका वारिस न दे पाने के नाम पर घर से निकाल दिया है, जिसके बाद उनके पास सिवाय मरने के और कोई रास्ता नहीं रहता। ऐसी महिलाओं और लड़कियों की मदद करता है ये आश्रम। ये सब सुन मुस्कान और भाव्या हैरान रह जाती है क्योंकि वो लोग आज तक ऐसे परिस्थितियों का सामना नहीं की थी, तो उन्हें ये जान काफ़ी बुरा लग रहा था। वहीं मुस्कान को काफ़ी ऐसी लड़कियां वहां दिखती है जिन्हें उसने अनूप के साथ कभी ना कभी देखा था, लेकिन उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि अनूप का इन सबसे क्या संबंध। आगे बढ़ने पर उन दोनों को एक चाइल्ड केयर रूम दिखता है जहाँ कई सारे बच्चे होते हैं, उनमें से ज़्यादातर लड़कियाँ ही थी। तो माया उन्हें बताती है, ये वो बच्चे हैं जिन्हें उनके माँ बाप हमारे आश्रम के दरवाजे पर छोड़ गए थे, उन्हें उनके माँ बाप ही अपनाने से इनकार कर दिया। अब बताए इसमें इन बेचारे बच्चों की क्या गलती जो उन्हें ये सब देखना पड़ा। ये सुन तो मुस्कान और भाव्या के आंखों में आंसू ही आ जाते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर माया उन्हें ये सब दिखा क्यों रही है। वहीं सब कुछ दिखाने के बाद अंत में वो लोग उस आश्रम के ऑफिस में जाते हैं जहाँ एक 20 साल की लड़की बैठे कुछ काम कर रही थी। माया को देख वो खड़ी होती है और कहती है, अरे माया दीदी आप यहाँ, वैसे अच्छा हुआ आप आ गई, मुझे आपको कुछ बताना था। दरअसल कल रात फिर किसी ने हमारे दरवाजे पर एक बच्ची को छोड़ दिया है, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी तो हमने उसे डॉक्टर को दिखा दिया है, अब वो ठीक है। वो बातें कर ही रही होती है कि उसकी नज़र मुस्कान और भाव्या पर पड़ती है तो वो माया से पूछती है, दीदी ये दोनों कौन है, क्या लोग नहीं आई है यहाँ पर। जिसे सुन माया कहती, अरे नहीं दामिनी, ये लोग अनूप जी की दोस्त है। ये सुन दामिनी तुरंत कहती है, क्या ये दोनों मुस्कान जी और भाव्या जी हैं। वहीं अपना नाम वापस किसी लड़की से मुंह से सुनकर मुस्कान और भाव्या हैरान हो जाती है। वहीं वो लड़की जल्दी से जाकर दोनों के गले लग जाती है और कहती है, मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर भैया, बहुत बातें करते हैं आप लोगों की, मैं अभी सबको बता कर आती हूँ कि भाया की दोस्त आई है, देखना आप लोग, वो सब आप लोगों से मिलकर बहुत खुश होंगी। ये बोल वो बाहर की तरफ भाग जाती है। वहीं मुस्कान और भाव्या को तो अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और अनूप का इन सब से क्या संबंध है। तो मुस्कान आखिर में पूछ ही लेती है कि माया आखिर तुम हमें यहाँ क्यों लाए हो और ये सब से अनूप का क्या संबंध है। वहीं भाव्या की नज़र सामने एक तस्वीर पर पड़ती है जिसे देख भाव्या के हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता, उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है।
वहीं मुस्कान भाव्या से कुछ कहती है, लेकिन भाव्या तो इस वक्त कुछ भी सुनने समझने के हालत में नहीं थी। वहीं जब मुस्कान भाव्या को ऐसे एक तरफ देखा पाती है तो पूछती, अरे मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम क्या कर रही है और क्या देख रही हो उधर। ये बोल वो भी उधर देखने लगती है, लेकिन उसका रिएक्शन भी भाव्या से कुछ अलग नहीं था। 33 शर्मिंदा मुस्कान। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे मुस्कान को अनूप का गायब होना कुछ खटकता था, जिसके बाद उसने उसका पीछा करने का फैसला किया ताकि वो जान सके कि वो कहाँ जाता है। पीछा करने के बाद उसे पता चलता है कि वो किसी लड़की से मिलने जाता है। वहीं वो लड़की किसी और से मिल रही थी, जिसके बाद मुस्कान और भाव्या दोनों ने मिलकर उनको रंगे हाथों पकड़ा। वहीं जब माया को मुस्कान के बारे में पता चला तो वो काफी खुश हुई और उसे अनूप की सच्चाई बताने के लिए मातृछाया ले आई। अब आगे माया को मातृछाया के बारे में बताते सुन मुस्कान कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने मुझे ये नहीं बताया कि अनूप का इन सब से क्या लेना देना है। वहीं भाव्या जब इधर उधर देख रही थी तो उसकी नज़र सामने लगे एक फोटो पर जाती है, जिसे देख उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो तो एकदम बूट बने खड़ी ही रह जाती है। वहीं मुस्कान को जब एहसास होता है कि भाव्या कुछ रिएक्ट नहीं कर रही है तो वो भाव्या की तरफ मुड़ कहती है, क्या हुआ यार, मैं यहाँ इतनी देर से तुझे बात कर रही हूँ और तू है कि जवाब ही नहीं दे रही है। लेकिन जब अभी भी जवाब नहीं आता है तो मुस्कान भाव्या की नज़रों का पीछा करती है तो उसका भी सेम ही रिएक्शन था, उससे तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा था। वहीं इन दोनों को इतना हैरान देख माया मुस्कुराने लगती है तो भाव्या अपने होश में आते हुए माया से पूछती है, ये क्या है। जिस पर माया कहती है, वही जो आप यहाँ जानने आई थी। ये बोल वो मुस्कुराने लगती है। दरअसल से वो फोटो अनूप की थी, इस देश के राष्ट्रपति के साथ, जिसके नीचे लिखा था मातृछाया के संस्थापक को मिला राष्ट्रपति से सम्मान इतनी कम उम्र में समाज के कल्याण के काम के लिए। वही मुस्कान तो अभी भी निशब्द थी, उसे अब अपने आप से ही घिना रही थी कि उसने क्या क्या नहीं कहा अनूप को और कैसे सोच लिया उसके बारे में और वो क्या निकला। वही माया कहती है, जी ये मातृछाया अनूप जी ने ही शुरू किया था और बदकिस्मती इस आश्रम की पहली लड़की मैं थी। ये सुन मुस्कान और भाव्या हैरान रह जाती है, उन्हें यकीन ही नहीं होता कि माया ये क्या बोल रही है। वही माया आगे कहती है, दरअसल 2 साल पहले मेरे साथ दुष्कर्म हुआ था, करने वाला बहुत बड़ी बाप की औलाद था, इसलिए हम कुछ नहीं कर पाए। वहीं जब मैं अपने घर गई तो घर वालों ने भी अपनाने से इनकार कर दिया। मैं पहले ही अपने साथ हुए उस हादसे से उभर नहीं पाई थी, ऊपर से जब मेरे घर वालों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं पूरी तरह से टूट गई, कुछ नहीं बचा था मेरी जिंदगी में। अब तो मैंने आत्महत्या करने की सोच ली और पहुंच गई नदी में छलांग लगाने, जहां मुझे अनूप जी ने बचाया था। जिसके बाद उन्होंने मुझे पहले खूब डांटा, फिर प्यार से पूछा कि मैं ऐसा क्यों करने जा रही थी। सच कहूं तो उन दिनों सब मुझसे बस दूर ही भागते थे और कुछ लोगों ने तो मुझे बाजारू ही समझा शुरू कर दिया था। इस पर जब मुझसे अनूप जी ने पूछा तो मैं खुद को संभाल ही नहीं पाए और फुट फुट कर रो दी। उन्होंने भी मुझे चुप नहीं कराया, जी भर के रोने दिया। जिसके बाद जब मैंने उन्हें अपनी आप बीती सुनाई तो उन्हें भी बहुत गुस्सा आया और उन्होंने मुझसे कहा, इस बात के लिए तुम क्यों जान देने जा रही थी, जान तो उन्हें देनी चाहिए जिन्होंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। आप मुझसे बड़ी है, मेरी दीदी जैसी है, मैंने आपसे वादा करता हूँ कि जिन्होंने भी आपके साथ ये काम किया है मैं उन्हें सजा जरूर दिलवाऊंगा। जिसके बाद उन्होंने उन लोगों के खिलाफ केस फाइल किया। अब क्योंकि अनूप जी इस शहर के जाने माने आदमी के बेटे हैं तो फैसला भी हमारे हक में हुआ और उन लोगों को सजा हुई। लेकिन उस सजा का क्या जो मैं झेलती आ रही थी। अब न तो मुझे ये समाज अपना रहा था और न ही मेरे घर वाले। मेरा ये दुख देख उन्होंने मुझसे पूछा कि आखिर तुम्हें समाज की जरूरत ही क्यों है, एक महिला से समाज है, समाज से महिला नहीं। तुम उठो और वापस अपने पैरों पर चलना शुरू करो, देखना एक दिन ये समाज भी तुम्हें अपनाएगा और तुम्हारे घर वाले भी। ये सुन मुझे हौसला मिला और मैं चली थी अपनी मंजिल की ओर। लेकिन अनूप जी अब सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन तमाम लड़कियों के लिए कुछ करना चाहते थे जिनके साथ ये हादसा होने के बाद समाज और उनके घर वाले तक उन्हें नहीं अपनाते। तो उन्होंने ये मातृछाया शुरू की, जिसमें उनका साथ उनके पापा मिस्टर करण शर्मा ने भी दिया। और फिर शुरू हुआ मातृछाया का सफर, जिसमें उन्होंने अपनी जी जान लगा दी और आज मातृछाया से ही कई लड़कियां हैं जो इस देश का नाम रोशन कर रही है। अनूप जी ने यहाँ मौजूद हर लड़की को जीने की राह तब दिखाई जब उनके जीने की चाह ही खत्म हो गई थी और इस मातृछाया की देखरेख मुझे सौंपी, जिसे मैं अपने पूरे मन से निभा रही हूँ। मैंने सोच लिया था कि अब मेरा पूरा जीवन इसी काम के लिए समर्पित है। लेकिन फिर मेरी मुलाकात विपुल जी से हुई। विपुल जी करण सर की कंपनी में काम करते थे। उन्होंने तो देखते ही मुझसे शादी की बात पूछ ली थी, लेकिन मेरे साथ हुए उस हादसे के कारण मैं जल्दी किसी पर भरोसा नहीं कर पाती थी। लेकिन वो कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा हो तो एक ना एक दिन दूसरे के मन में प्यार जगा ही देता है। मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ और अब अगले महीने मेरी शादी है उनसे, जिसके लिए मैं और अनूप जी प्लान कर रहे थे। माया की ये सब बात सुन भाव्या और मुस्कान दोनों को ही जहां अपनी सोच पर शर्मा रही थी, वहीं अनूप के लिए गर्व भी हो रहा था कि वो समाज के लिए इतना कुछ कर रहा है और उन्हें तो खुद पर ही नाज हो रहा था कि वो लोग उसके दोस्त हैं।
लेकिन मुस्कान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसने तो क्या कुछ नहीं बोल दिया था अनूप को। फिर उसे अनूप का इजहार याद आता है कि वो उससे कितना प्यार करता है। ये याद आते ही वो सोचती है उसका प्यार कितना महान था, क्या सच में मैं उसके प्यार के काबिल भी हूँ। ये सब सोच उसके आंखों से आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं माया मुस्कान के पास आती हुई कहती है, मुस्कान तुम्हें पता है अनूप जी मुझे अपनी बड़ी बहन मानते हैं और कभी मुझसे से कभी कुछ नहीं छिपाते। मुझे पता है कि वो तुमसे कितना प्यार करते हैं और मुझे ये भी पता है कि तुमने उन्हें गलत समझ लिया था जिसकी वजह से तुम दोनों में काफ़ी लड़ाई भी हो गई। लेकिन मुस्कान मैं तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूँगी, जिंदगी ने कभी कभी आंखों देखी सच हो ये जरूरी नहीं। तुमने उन्हें यहाँ की कई लड़कियों के साथ देखिए समझ लिया कि वो एक कैरेक्टरलेस इंसान है, जबकि बात तो कुछ और ही थी। वहीं मुस्कान ये सुन काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा थी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय पछताने के। लेकिन माया मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है कि तुम अपने किए पर काफ़ी शर्मिंदा हो, लेकिन मेरा यकीन करो अनूप जी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम एक बार उनसे माफ़ी मांग के तो देखो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे कि इतने में वहां ऑफिस के बाहर औरतों की भीड़ जमा हो गई। सब मुस्कान और भाव्या जी से मिलना चाहते थे क्योंकि आश्रम में सबको पता था कि अनूप जी मुस्कान से प्यार करते हैं और भाव्या जी उनकी बेस्ट फ्रेंड है। वो उन दोनों के बारे में आश्रम में काफ़ी बातें किया करते थे। सब उन दोनों से मिलना चाहते थे, जिसे देख माया मुस्कुराते हुए कहती है, खैर बातें तो होती रहेंगी, चलो पहले सबसे मिल लो वरना सब अंदर ही चले आएंगे। ये सुन भाव्या और मुस्कान दोनों बाहर आती है, जिन्हें देख आश्रम की सारी लड़कियां उन्हें नमस्ते कहती है। वहीं कुछ लड़कियां तो मुस्कान को देख कहने लगती है, अरे देखो तो मुस्कान जी कितनी सुंदर है, इसीलिए तो अनूप जी मुस्कान जी को इतना पसंद करते हैं। वहीं दूसरी लड़की तो मुस्कान को भाभी ही बोलना शुरू कर देती है, जिसकी देखा देखी सब मुस्कान को भाभी ही बोलना शुरू कर देते हैं। वहीं मुस्कान का मन तो गिल्ट से भरा जा रहा था, कहाँ अनूप ने उसके बारे में इतना कुछ लोगों को बता रखा था कि उसके नाम पर मुझे इतनी इज्जत मिल रही है और एक उसने उसे ही गलत समझ लिया। जब उससे वो गिल्ट बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो वहां से निकल गई। वही भाव्या भी समझ रही थी कि मुस्कान इस वक्त क्या महसूस कर रही है। जब उसने आज एक पल के लिए अनूप को गलत समझा तो उसे इतना बुरा लग रहा है, तो मुस्कान तो उसे ना जाने कब से गलत समझती आ रही थी, उसे कैसा लग रहा होगा। तो वो भी मुस्कान के पास चली जाती है। 34 आत्मसम्मान। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे मुस्कान की गलतफहमी माया के साथ मात्र छाया जाकर दूर हो चुकी थी, जिसे उसने एक आवारा और बिगड़ा हुआ लड़का समझा था। वो तो कितना अच्छा और महान इंसान निकला, जिसे देख उसे अब अपने ऊपर ही शर्मा रही थी। वो अब ये सोच रही थी कि वो उससे नजरें भी कैसे मिलाएगी और क्या वो अनूप के प्यार के काबिल भी है। अब आगे मुस्कान रोती हुई आश्रम के बाहर आ गई। वही भाव्या भी उसे जाते हुए देख रही थी। वो समझ सकती थी कि मुस्कान इस वक्त कैसे फील कर रही होगी, क्योंकि चाहे कुछ भी हो प्यार तो वो भी करती ही थी अनूप से, और उसकी सच्चाई जानने के बाद उसे कितना दुख हो रहा होगा ये भी वो समझ रही थी, तो वो भी उसके पीछे जाती है। इधर अनूप जब कॉलेज वापस आता है तो उसे भाव्या और मुस्कान दोनों ही कैंटीन में नहीं दिखती है। तो वो ये सोच कि हो सकता है क्लास में हो, वो वहीं बैठ जाता है और अपना लंच करने लगता है। कुछ देर बाद जब वो क्लास में जाता है तो देखता है वो दोनों तो क्लास में भी नहीं है, जिसे देख वो भाव्या को फ़ोन लगाकर पूछने की सोचता है कि आखिर वो लोग कहाँ हैं। वो फ़ोन लगाता है लेकिन भाव्या फ़ोन नहीं उठाती, जिसे देख अनूप थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि भाव्या उसका फ़ोन हमेशा उठाती थी। फिर ये सोच कि हो सकता है वो लोग वृशांत के साथ हो। वो वृशांत को ढूंढने लगता है तो उसे वृशांत फ़ोन पर बात करते हुए मिलता है। वो तुरंत वृशांत के पास जाता है तो वृशांत अनूप को आता देख पूछता है, क्या हुआ अनूप, तुम परेशान क्यों लग रहे हो। तो अनूप पूछता है, क्या भाव्या और मुस्कान को तुमने कहीं देखा है, जिस पर वृशांत कहता है, नहीं लेकिन वो लोग तो कैंटीन में होंगी ना इस वक्त। ये सुन अब अनूप का घबराहट और बढ़ने लगती है, तो वो घबराते हुए कहता है, नहीं यार वो लोग वहाँ नहीं है, मैंने भाव्या को फ़ोन भी किया था उसने फ़ोन नहीं उठाया। तुम एक बार मुस्कान को फ़ोन करके पूछो वो लोग कहाँ हैं। जिस पर वृशांत मुस्कान को फ़ोन करता है लेकिन वो भी फ़ोन नहीं उठाती। ये देख अनूप घबराते हुए कहता है, ये दोनों फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं और आखिर चली कहाँ गई है वृशांत, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, हमें पता लगाना चाहिए। ये बोल वो वृशांत को दोनों को ढूंढने को कहता है, जिस पर वृशांत भी भाव्या के लिए थोड़ा परेशान हो जाता है। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने उसकी सिक्योरिटी के लिए उसके फ़ोन में GPS ऑन किया था, जिससे उसे पता चलता रहे कि वो कहाँ जा रही है। वो तुरंत उसे देखता है तो भाव्या की लोकेशन वहां से कुछ दूर की दिखा रही होती है। ये देख वृशांत कहता है, वो लोग यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हमें तुरंत चलना चाहिए। ये बोल वो दोनों उस लोकेशन को ट्रेस करते हुए वहां से निकल जाते हैं और उस लोकेशन का पीछा करने लगते हैं। लेकिन आधे रास्ते में ही अनूप को शायद पता चल जाता है कि वो दोनों कहाँ हैं। ये देख वो एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, अब इस लोकेशन की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है दोनों कहाँ हैं। ये सुन वृशांत भी उस लोकेशन को ध्यान से देखता है तो उसे भी सब समझ में आ जाता है, तो वो भी बिना कुछ कहे कार उधर ही मोड़ लेता है। जिसे देख अनूप कहता है, तुम्हें पता भी है मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ।
जिस पर वृषांक मुस्कुराते हुए कहता है, अनूप तुम्हें पता है मैंने तुमसे दोस्ती क्यों की और क्यों मैं चाहता हूँ कि तुम और मुस्कान एक हो जाओ। जिस पर अनूप उसे नासमझी से देखते हुए पूछता, नहीं क्यों की? जिस पर वृषांक कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, ये कि तुम कौन हो और ये भी कि तुम क्या करते हो, और मुस्कान को मैं अपनी बहन जैसा मानता हूँ और उसके लिए बेस्ट ही चाहता हूँ और मुझे पता है तुमसे अच्छा उसके लिए कोई नहीं होगा। ये सुन अनूप भी मुस्कुराने लगता है और कुछ नहीं कहता। उधर मुस्कान आश्रम से बाहर भाग जाती है और अब तक जो उसने अपने आंसू सबसे छिपा रखे थे वो बाहर आने लगते हैं और वो जमीन पर बैठ जोर जोर से रोने लगती है। उसे आज अपने आप पर बहुत शर्म आ रही थी। उसने अपने अतीत से बचने के लिए एक बेगुनाह इंसान को गलत समझ लिया। तभी वहां भाव्या आ जाती है और पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखती है, जिसे देख मुस्कान पीछे मुड़ती है तो सामने भाव्या को पाकर उसका रहा सहा सब्र भी जवाब दे देता है और वो भाव्या के गले लग और ज्यादा रोने लगती है। तो भाव्या भी उसे रोने दे देती है, क्योंकि रोने से उसके दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। वहीं मुस्कान रोते हुए भाव्या से कहती है, भाव्या तुम्हें पता है मेरी माँ मेरे पापा से बहुत प्यार करती थी। वो दोनों कॉलेज में मिले थे, जिसके बाद उन्हें प्यार हुआ और उन्होंने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद माँ को पता चला कि पापा के और भी लड़कियों के साथ संबंध थे। उन्होंने पापा से जब ये सब खत्म करने को कहा तो उल्टा पापा ने मेरी माँ को ही मारा और तब से लेकर आज तक उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं रहा। मैं यही सब देखते देखते बड़ी हुई हूँ, तो मैं भी उन सब लड़कों से नफरत करने लगी जो एक लड़की के साथ होने के बाद भी दूसरे पर लाइन मारते थे। जब मैं पहली बार अनूप से मिली थी तो मैंने उसे देखते ही अपना दिल दे बैठी थी और सोच लिया था मैं इसी से शादी करूंगी। लेकिन जब मैंने उसे दूसरे लड़कियों के साथ देखा तो मुझे उसमें अपने पापा नजर आने लगे। फिर ना जाने कब वो प्यार नफरत में बदल गया। लेकिन सच्चाई जानने के बाद अब मैं कैसे अनूप से नजरें मिलाऊंगी मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब तक मुझे लगता था कि अनूप मेरे प्यार के काबिल नहीं है, लेकिन असल में तो मैं ही उसके प्यार के काबिल नहीं थी कभी। अब मैं क्या करूं भाव्या, मुझे बहुत दर्द हो रहा है दिल में, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूं ये बोझ। ये बोल वो रोने लगी। वो दोनों एक दूसरे को दिलासा दे ही रहे थे कि इतने में वहां अनूप और वृषांक भी पहुंच जाते हैं। दोनों ही भाव्या और मुस्कान को इस हालत में देख थोड़ा परेशान थे। वृषांक भाव्या के लिए तो वहीं अनूप मुस्कान के लिए, दोनों ही उनके पास जाते हैं तो भाव्या दोनों को आता हुआ देख लेती है। एक पल को तो उसकी नज़र वृषांक पर जाती है जो कि काफी परेशान लग रहा था। उसे अच्छा लगा था कि वृषांक उसके लिए परेशान था, लेकिन तभी उसे नेहा और वृषांक का क्लास वाला सीन याद आ जाता है। तो वो अपना मुंह वृषांक से फेर लेती है, जिसे देख वृषांक को कहीं ना कहीं बुरा तो लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और सीधा मुस्कान के पास चला जाता है। वहीं अनूप मुस्कान के पास जाना तो चाहता था, क्योंकि उसे रोता देख उसे ये तो समझ आ गया था कि उसे सच्चाई का पता चल चुकी है, लेकिन उसका आत्मसम्मान उसे मुस्कान के पास जाने नहीं दे रहा था। तो वो भाव्या के पास चला गया। वहीं मुस्कान वृषांक को देख उसके गले लग गई और हिचकियां हुई कहने लगी, वृषांक वो वृषांक अनूप। जिस पर वृषांक उसे चुप कराते हुए कहता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहती हो, इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि हमेशा आंखों देखी बात सच हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी जो हम देखते हैं असल में उसकी सच्चाई कुछ और होती है। वृषांक बात तो मुस्कान से कह रहा था, लेकिन उसकी नजरें भाव्या पर ही होती है। वहीं भाव्या भी वृषांक की कही बात सुन रही थी, लेकिन इस माहौल में भी भाव्या को मुस्कान का वृषांक के गले लगे देख जलन हो रही थी। और अब तो उसे भी ना जाने क्यों लग रहा था कि हो ना हो उस दिन की सच्चाई कुछ और ही थी। क्या वृषांक सही कह रहा है, मैंने ही उसे गलत समझ लिया। वो ये सब सोच ही रही थी कि उतने में अनूप भाव्या के पास आकर उससे पूछता है, भाव्या क्या तुम ठीक हो? जिस पर भाव्या अनूप से कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मुस्कान हो ठीक नहीं है। उसे बहुत बुरा लग रहा है कि उसने तुम्हें गलत समझा। फिर अनूप से पूछती है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम इतना अच्छा काम कर रहे हो, मैं भी इसमें तुम्हारी हेल्प कर देती ना और फिर ये सब कंफ्यूजन ही ना होती। जैसे सुन अनूप कहता है, मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो सब हो गया। खैर अब इस बात का कोई मतलब नहीं, चलो अब चलते हैं, काफी देर हो गई है। ये बोल अनूप भाव्या को ले जाने लगता है। तो भाव्या अनूप से कहती है, अनूप मुस्कान से एक बार बात तो कर लो, वो काफी दुखी है और उसे अपनी गलती का पछतावा भी है। ये बोल भाव्या मुस्कान को आगे बोलने को कहती है, तो मुस्कान आगे आते हुए अपना सिर झुकाकर कहती है, अनूप मुझे पता है कि मैंने जो किया है वो माफी के काबिल नहीं है, लेकिन क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? लेकिन अनूप को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो भाव्या से कहता है, भाव्या मैं कार में हूँ, तुम जल्दी आ जाना। ये बोल वो वहां से जाने लगता है। तो ये देख मुस्कान के आंसू बहने लगते हैं, जिसे देख वृषांक कहता है, अनूप एक बार मुस्कान की बात तो सुन लो। जिस पर अनूप जाते हुए रुक जाता है और मुड़ते हुए कहता है, ठीक है मैं सुन लेता हूँ उसकी बात, लेकिन वृषांक उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका जवाब सच सच देना। तो सोचो एक लड़की है जिससे तुम अपने पूरे दिलो जान से प्यार करते हैं और उसके साथ जीने मरने के सपने देखने लगते हो।
लेकिन एक दिन तुम्हें पता चलता है कि वो लड़की जिसे तुम इतना प्यार करते हो वो तुम्हें कैरेक्टरलेस समझती है और भरे समाज के सामने तुम्हारे आत्मसम्मान को रौंद कर चली जाती है, जिसके बाद पूरा समाज तुम्हें कैरेक्टरलेस होने का सर्टिफिकेट दे देता है। लेकिन कुछ दिन बाद उस लड़की को पता चलता है कि तुम सही थे और वो तुमसे माफ़ी मांगती है। तो अब तुम मुझे बताओ, तुम ऐसी सिचुएशन में क्या करते? क्या माफ़ कर देते उस लड़की को जिसने तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए हो और तुम पर ही विश्वास नहीं किया? बताओ वृषांत, क्या करते तुम इस जगह? क्या माफ़ कर देते उसे? ये सुन वृषांत कुछ नहीं बोल पाता क्योंकि बात तो अनूप भी सही कह रहा था। ये देख अनूप मुस्कुराने लगता है। फिर वो भाव्या की तरफ मुड़ते हुए पूछता है, भाव्या यही सेम सवाल तुम्हारे लिए भी है, तो बताओ तुम क्या करती? इस जगह माफ़ कर देती उस लड़के को जिसे तुमने अपने पूरे मन से चाहा और उसने ही तुम पर विश्वास नहीं किया? भाव्या भी ये सुन निरुत्तर थी। वही मुस्कान ये सब सुन अपना सिर झुका लेती है। ये देख अनूप कहता है, क्यों, क्या हुआ? किसी को कुछ नहीं बोलना है? बात जब अपने ऊपर आई तो सब चुप। फिर मुस्कान की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे पता है मिस मुस्कान कि आपको बहुत बुरा लग रहा अपने किए पर, लेकिन यही सवाल मैं आपसे भी पूछता हूँ, आप क्या करती इस जगह? ये सुन मुस्कान कुछ नहीं कह पाती और पश्चाताप में अपना सिर झुका लेती है, जिसे देख अनूप कहता है, मुझे पता है आपको बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मिस मुस्कान मुझे माफ़ करिएगा, लेकिन आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं, माफ़ी भी नहीं। ये बोल वो वहाँ से निकल जाता है। वही सब उसे बस जाता देखने के सिवाय कुछ नहीं कर पाते। 35 खामोशियाँ। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे मुस्कान सच्चाई जानने के बाद पूरी तरह से टूट जाती है और अपने आप को गुनहगार मान लेती है। वहीं अनूप और वृषांत भाव्या और मुस्कान को कॉलेज में न पाकर परेशान हो जाते हैं और भाव्या की GPS लोकेशन की वजह से जल्दी से आश्रम पहुंचते हैं, जहां वो लोग भाव्या और मुस्कान को खड़ी देखते हैं। अब आगे वहां से मुस्कान को बातें कहने के बाद अनूप वहां से निकल जाता है और पीछे छोड़ जाता है वृषांत। भाव्या और मुस्कान के मन में सवाल वहीं खड़े जब उन लोगों को काफ़ी देर हो जाती है। वृषांत कहता है, आई थिंक हमें चलना चाहिए, काफ़ी लेट हो रही है और शाम भी होने वाली है। जिसके बाद भाव्या और मुस्कान दोनों आकर कार में बैठ जाती हैं। कार में सब शांत रहते हैं, सबके मन में अलग ही ख्याल चल रहे थे। जहां मुस्कान के मन में तो उसके और अनूप के साथ बिताए पल चल रहे थे, तो वहीं भाव्या अपने और वृषांत के बारे में सोच रही थी कि क्या सच में जो मैंने देखा वो सच्चाई नहीं थी? लेकिन मैंने उन्हें साफ साफ देखा था, मैं गलत कैसे हो सकती हूँ? मुझे सच्चाई तो पता लगानी ही होगी। तो वही वृषांत के मन में अनूप की कही बातें चल रही थी, उसे कहीं ना कहीं अनूप की बातें भी सही लग रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना, किस गलती इंसानों से ही होती है और प्यार और पश्चाताप और मजबूत बनाते हैं। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन अनूप मुस्कान को माफ़ कर ही देगा, क्योंकि मुझे पता है वो इस वक्त बस गुस्सा है, वो नफरत नहीं करता मुस्कान से, वरना आज उसके ना मिलने पर यूँ परेशान नहीं होता। मुझे बस इन दोनों को अकेले में बात करने के लिए मिलना होगा, इनकी समस्या का हल बात करके निकल सकता है। अब मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ ही देर में मुस्कान का घर आ जाता है तो वृषांत उसे वहां ड्रॉप करता है। मुस्कान इस वक्त काफी दुखी लग रही थी, तो भाव्या नीचे उतर उसे गले लगाते हुए कहती है, मुस्कान यार तू टेंशन मत ले, मुझे पता है अनूप इस वक्त तुझसे बस गुस्सा है क्योंकि तूने उस पर विश्वास नहीं किया, देखना वो तुझे बहुत जल्द ही माफ कर देगा, मैं बात करूंगी ना उससे। जिस पर मुस्कान फिकासा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं भाव्या, ये काम मैं खुद करना चाहती हूँ, जो गुनाह मैंने किया है उसका पश्चाताप मैं खुद करना चाहती हूँ। बाकी अब वो मुझे अपनाता है या नहीं ये तो उस पर ही निर्भर करता है, बाकी अब मेरी जिंदगी तो बस वही है। ओके अब तू भी घर जा, काफ़ी लेट हो गई है। फिर जाते जाते कहती है, और हाँ मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और वृषांत के बीच क्या परेशानी है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि वो कभी गलत नहीं हो सकता, तो हो सके तो तू भी उससे बात कर, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जो हाल आज मेरा है वही हाल कल तेरा ना हो जाए। ये सुन भाव्या हैरान हो जाती है और सोचती है, इसे कैसे पता कि मेरे और वृषांत के बीच कुछ हुआ है? क्या वृषांत ने उसे सब बता दिया है? वहीं मुस्कान उसे सोचता देख समझ जाती है कि वो क्या सोच रही है, तो वो कहती है, तू परेशान मत हो, मुझे वृषांत ने कुछ नहीं बताया। जिस पर भाव्या कहती है, तो तुझे कैसे पता चला कि हमारे बीच कुछ हुआ है? जिस पर मुस्कान मुस्कुराती है और कहती है, अरे यार मेरे पास भी आंखें हैं, मैं साफ साफ देख सकती हूँ कि तुम दोनों कुछ दिन से बात नहीं कर रहे। जिस पर भाव्या कहती है, तुझे पता नहीं है क्या हुआ है इसलिए तू ये सब बोल रही है। ये बोल भाव्या कुछ बोलती उससे पहली है वृषांत कार के अंदर से हॉर्न मारता है, जिसे देख मुस्कान कहती है, अच्छा ठीक है, मैं तेरी कहानी बाद में सुनूंगी, पहले तू घर जा, रात काफ़ी होने वाली है। ओके बाय। ये बोल वो घर में चली जाती है। वही भाव्या आकर कार में बैठ जाती है, जिसके बाद वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब इस वक्त कार में सिर्फ वो दोनों थे, तो कार का माहौल कुछ अजीब और असहज हो गया था। दोनों ही एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन शुरू कौन करे? दोनों ही एक दूसरे को चोर नजरों से देख रहे थे, और जब कभी एक दूसरे से नजरें मिलती तो दोनों इधर उधर देखने लगते। माहौल को थोड़ा सही करने के लिए वृषांत कार में रेडियो ऑन कर देता है, जिसमें आवाज आती है, हाय मेरा नाम है RJ अनिल और आप सुन रहे हैं मेरे हमसफर शो हम।
तो आपका प्यार आपसे नाराज चल रहा है, कुछ गलतफहमियों ने आपके दरमियान जगह बना ली है और अब आप दोनों सोच रहे हैं कि कौन बात की शुरुआत करे, क्योंकि अब आपके की बीच बात ईगो पर आ गई है। तो दोस्तों, मैं तो यही कहूँगा कि यार आप लोग बात करके अपने बीच की दूरियां खत्म कर लो, क्योंकि वो कहते हैं वक्त का कोई भरोसा नहीं, क्या पता कल हो ना हो। तो इसी बात पर मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही खूबसूरत सा गीत, सो एंजॉय द सॉन्ग। ये बोल वो गाना प्ले कर देता है और गाना बजने लगता है। वहीं दोनों को लगता है कि शायद एसआर जे को भी पता चल गया है कि हमारे बीच कुछ परेशानी है, इसीलिए तो ऐसी बात कर रहा है। फिर गाना प्ले होने लगता है। खामोशियां आवाज हैं, तुम सुने तो आओ कभी, छुकर तुम्हें खिल जाएंगी, घर इनको बुलाओ कभी, बेकरार है बात करने को, कहने दो इनको जरा। खामोशियां, तेरी मेरी खामोशियां, खामोशियां, लिपटी हुई खामोशियां। इस गाने ने माहौल को सही करने के बजाय और ज्यादा असहज बना दिया था। दोनों अब ना चाहते हुए भी एक दूसरे को देखने लगी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों को ही एक दूसरे की बेरुखी खल रही थी। वहीं वृशांक ने अब पहला कदम लेते हुए भाव्या का हाथ पकड़ लिया, जिसे देख भाव्या एक पल को तो हैरान हो गई, लेकिन उसके मन में जो अब तक हलचल चल रही थी वो अचानक शांत हो गई थी और उसे एक अलग तरह का सुकून मिल रहा था। जैसे दिन भर का भूला शाम को अपने घर आ जाता है तो उसे जिस तरह का सुकून मिलता, शायद कुछ उसी तरह। तो इसलिए उसने अपना हाथ पीछे नहीं खींचा और दोनों ही एक दूसरे को खामोशी से महसूस करने लगे। पता नहीं क्यों, लेकिन दोनों ही 36 भाव्या को पता चली सच्चाई। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे मुस्कान को जब अनूप की सच्चाई पता चली तो वो अपने गिल्ट में काफी डूब गई। वहीं अनूप और वृशांक जब उन्हें आश्रम लेने आते हैं तो अनूप तो मुस्कान की बात तक सुनने के तैयार नहीं था और वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वृशांक भाव्या और मुस्कान को घर छोड़ने जाता है, जहां दोनों में बात ना सही लेकिन साथ तो सुकून दे ही रहा था। अब आगे दोनों ही पूरे रास्ते एक दूसरे का हाथ पकड़े रहते हैं और कुछ नहीं बोलते। कुछ ही देर में घर आ जाता है, जिसके बाद भाव्या उससे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। वहीं आज काफी दिनों बाद ही सही, लेकिन वृशांक भी थोड़ा सुकून में था, क्योंकि कहीं ना कहीं जाने कैसे वृशांक को भाव्या के साथ रहना, उससे बातें करना, उसे उसका रोज रात इंतजार करना अच्छा लगने लगा था। उसे शायद थोड़ा थोड़ा ही सही लेकिन भाव्या पर ट्रस्ट होने लगा था। वही भाव्या भी आज काफी सुकून में थी। बात ना सही लेकिन वृशांक का साथ ही उसके लिए काफी था। वो अपने आप को आईने में देख खुद से कहती है, शायद मैं ही वृशांक को गलत समझ बैठी, हो सकता है सच में जो दिखा वो सच ना हो। कल मैं इस बारे में वृशांक से बात करूंगी और उसे नेहा से दूर रहने के लिए कहूंगी। ये बोल वो सोने चली जाती है। अगले दिन वापस से सब शुरू हो जाता है। वही वृशांक के जाप से सबका उठना और आकर पूजा में बैठना, लेकिन आज की सुबह भाव्या के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। उसे सुबह सुबह उठते ही वृशांक दिख जाता है, वो भी सूर्य भगवान को जल देते हुए। इस वक्त वृशांक ने सिर्फ धोती पहनी थी और ऊपर से कुछ नहीं डाला हुआ था। वही अपने कमरे की बालकनी में खड़ी भाव्या को उसे देख अपना गला सूखते हुए महसूस होता है। इस वक्त वृशांक की बॉडी इतनी अच्छी तरह से दिख रही थी कि भाव्या को उसके एब्स और मस्कुलर चेस्ट साफ साफ दिख रहे थे, जिसे देख भाव्या एक गहरी सांस लेते हुए सोचती है, यार क्या है ये आदमी, मतलब इतने हैंडसम लड़के भी रियल लाइफ होते हैं क्या। नो वंडर कि क्यों नेहा इस पर लाइन मारती है और मुस्कान भी इस पर फिदा है, क्योंकि ये है ही इतना हैंडसम और चार्मिंग कि कोई भी इसके प्यार में पड़ जाए। लेकिन फिर अपने आप पर इतराते हुए कहती है, लेकिन कुछ भी हो ही इज ओनली माइन। ये बोल वो मुस्कुराने लगती है, फिर आपको डांटते हुए कहती है, हाय राम बेशर्म लड़की, यूं इस तरह एक लड़के को देख रही है, तुझे शर्म नहीं आती। ये बोल वो अपने आप को डांटती है, लेकिन फिर अपने ही कहती है, अब मैं भी क्या करूं, जब सामने इतना हैंडसम लड़का खड़ा हो जो कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हो तो थोड़ा तो देख ही सकते हैं। हाँ, ये बोल वो शर्माने लगती है, फिर से अपने आप को ही डांटते हुए कहती है, धत पगल लड़की क्या बोले जा रही है। ये बोल वो चेंज करने चली जाती है। दोनों नाश्ता कर कॉलेज के लिए निकल जाते हैं, जहां आज भाव्या तो चोर नजरों से वृशांक को देख रही थी, लेकिन वृशांक की नज़र तो सिर्फ अपने फ़ोन पर थी, जिसमें उन 2 प्रोजेक्ट की डिटेल थी जिसे उसे कुछ दिन पहले ही साइन किया था, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से उसे काफ़ी फ़ायदा होने वाला था, जो कि मिस्टर हेमंत की प्रोजेक्ट में नहीं हो पाया था। क्योंकि वृशांक के लिए मिस्टर हेमंत का प्रोजेक्ट अपने लिए एक पब्लिसिटी के तौर पर था, जिसे कर उसे पैसों का फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन पब्लिसिटी और लोगों का भला तो हो ही गया, वो इसी में खुश था। वही भाव्या जब वृशांक को अपने फोन में खोया देखती है तो जल उठती है। अब तो उसे वृशांक का फोन भी अपनी सौतन लगने लगी थी। वो अपने आप से ही कहती है, इन्हें देखो तब से फोन पर ही चिपके हुए हैं, यहाँ एक सुंदर क्यूट सी लड़की बैठी है, लेकिन मजाल है ये उसे देख ले, क्योंकि इन्हें तो अपने फोन से ही फुर्सत नहीं है। फोन ना हो गया मेरी दुश्मन हो गया। दोनों कॉलेज पहुंच जाते हैं, जहां हर बार की तरह वृशांक कॉलेज से कुछ पहले ही उतर जाता है और भाव्या कॉलेज चली जाती है, जहां मुस्कान उसका इंतजार कर रही थी। आज उसके चेहरे पर वो रौनक और चमक नहीं थी जो हमेशा रहती है। कोई भी देखकर ये बता सकता था कि वो रात भर रोई है। वहीं से गुजरता अनूप भी ये देख लेता है, जिसे देख उसके दिल में एक टिस्सी उठती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके रोने की वजह वही था।
लेकिन वो कुछ नहीं कहता और वहां से निकल जाता है। वहीं मुस्कान जब अनूप को देखती है तो उससे बात करने की सोचती है और जैसे ही आगे बढ़ने को होती है तो देखती है अनूप उसे देखकर भी अनदेखा कर वहां से निकल जाता है। जिसे देखना चाहे हुए भी मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे भाव्या आती हुई देख लेती है और जल्दी से उसके पास आती हुई पूछती है मुस्कान क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है। जिस पर मुस्कान अपने आंसू पोंछते हुए कहती है कुछ नहीं यार, अब ये आंसू तो जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं, तू बता तू कैसी है। जिस पर वो कहती है ठीक हूँ। वो दोनों बात कर ही रही होती है कि भाव्या की नज़र सामने चले आ रहे वृषांक और नेहा पर पड़ती है, जिन्हें देख एक बार फिर भाव्या वृषांक को गलत समझ लेती है और गुस्से से वृषांक को देखते हुए वहां से निकल जाती है। असल में जब वृषांक कॉलेज आ रहा था तो रास्ते में उसे नेहा मिल गई, जो उससे अपने किए गए बिहेवियर के लिए माफ़ी मांग रही थी, जिसे देख वृषांक भी उसे माफ़ कर देता है और दोनों कॉलेज साथ ही आने लगते हैं। वहीं वृषांक ने भी भाव्या को गुस्से से जाते हुए देख लिया था, लेकिन इस बार वो उसके पीछे नहीं गया क्योंकि वो चाहता था कि भाव्या इस बार खुद समझे कि सिर्फ किसी के साथ बात करने से कोई किसी को प्यार या पसंद नहीं करने लगता है। उसके लिए एहसासों का होना बेहद जरूरी है। उसे ये समझना होगा कि वो एहसास नेहा के लिए कभी हो नहीं सकते, क्योंकि वो एहसास अब सिर्फ कहीं ना कहीं भाव्या के लिए ही थे। वहीं मुस्कान भाव्या को इतने गुस्से में जाते देख समझ जाती है कि जरूर कुछ तो बात है, तो वो भी भाव्या के पीछे जाती है। वहीं भाव्या गुस्से से जाकर कैंटीन में बैठ जाती है तो वहीं मुस्कान भी आकर उसके पास ही बैठ जाती है और उसे देखने लगती है, जिसे देख भाव्या चीरते हुए कहती है क्या है यार, ऐसे क्यों देख रही है। जिस पर मुस्कान कहता है वो तो तू मुझे बताएगी कि क्या है, क्या चल रहा है तुम्हारे और वृषांक के बीच, तुम दोनों अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ। जिस पर भाव्या गुस्से से कहती है ठीक कैसे होगा, पहले वृषांक को उस छिपकली से चिपकने से फुर्सत मिले तब ना। जिस पर मुस्कान कुछ नहीं समझी और पूछती है तू क्या बोले जा रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो प्लीज थोड़ा खुलकर बताएगी। जिस पर भाव्या चीरते हुए कहती है अरे मैं नेहा की बात कर रही हूँ यार, आजकल वृषांक और उसके बीच कुछ तो चल रहा है। जिसे सुन मुस्कान इतना तो समझ जाती है कि भाव्या को चलन हो रही है, लेकिन उसे पूरी बात नहीं पता थी, तो वो कहती है यार प्लीज तो ये गोल गोल बातें करना बंद कर और मुझे सब शुरू से और अच्छे से बता। जिस पर भाव्या एक गहरी सांस लेती है और मुस्कान को सब कुछ शुरू से अंत तक बता देती है। जिसे सुन मुस्कान गुस्से में कहती है वो नेहा छिपकली कहीं की वृषांक से चिपक रही है, पहले अनूप फिर वृषांक, उसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोल वो वहां से उठने लगती है तो भाव्या कहती है यार कहाँ जा रही है। जिस पर मुस्कान कहती है उस छिपकली को सबक सिखाने, आखिर उसे हमसे परेशानी क्या है, पहले उसने मुझे अनूप के खिलाफ भड़काया और अब वृषांक के पीछे पड़ गई है। मुझे पूरा यकीन है इसमें वृषांक की कोई गलती नहीं होगी, सब उस चुड़ैल का क्या धरा होगा, उसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगी। ये बोल वो नेहा के पास जाने लगती है। वहीं उसे इतने गुस्से में जाता देख भाव्या भी उसके पीछे चली जाती है। दोनों नेहा को ढूंढने लगती है तो उन्हें नेहा कॉलेज के पीछे जाते हुए दिखाई देती है, जिसे देख मुस्कान और भाव्या भी उसके पीछे जाने लगती है। वहीं वो दोनों उससे पहले नेहा तक पहुंच पाती, वो दोनों नेहा की बातें सुनने लगती है, जो कि अपने दोस्तें बातें कर रही थी। नेहा की दोस्त नेहा से पूछती है क्या बात है यार, आजकल तू वृषांक के साथ बहुत दिखती है, तुझे उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया। जिस पर नेहा एक शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है मैं और उस वृषांक से प्यार ये कभी नहीं हो सकता। जिस पर उसकी दोस्त पूछती है तो फिर तू उसके आगे पीछे क्यों फिरती रहती है, पहले अनूप और अब ये वृषांक, क्या चक्कर क्या है। जिस पर नेहा अपने असली रूप में आते हुए कहती है अरे यार कुछ नहीं, ये अनूप और वृषांक को असल में बस एक मोहरा है और दोनों के दोनों ही बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं। हाँ वो बात अलग है कि वृषांक हैंडसम है और साथ ही साथ स्मार्ट भी, लेकिन उसकी ये क्वालिटी मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती। असल में तो मैं बस उस मुस्कान और भाव्या से बदला लेना चाहती हूँ। जिसे सुन मुस्कान और भाव्या के साथ साथ उसकी दोस्त भी हैरान रह जाती है और हैरानी से पूछती है कैसा बदला। जिस पर नेहा कहती है ये दोनों ने मिलकर मुझे अमीर होने से रोका था, बस इसीलिए मैं भी इन्हें रुला चाहती हूँ। जिस पर उसकी दोस्त पूछती है वो कैसे, तो नेहा बताती है असल में कॉलेज के पहले दिन ही मुझे पता चल गया था अनूप और कोई नहीं बल्कि शर्मा कंपनी का इकलौता वारिस है, तो मैंने उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने का सोचा था, लेकिन उसने उस मुस्कान को पसंद कर लिया। वही मुस्कान भी उसे पसंद करने लगी थी, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उन दोनों के बीच गलतफहमी की दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी। असल में तो मैंने ही मुस्कान को बताया था कि अनूप एक नंबर का प्ले बॉय है और कॉलेज के बाहर मैंने उसे कई लड़कियों के साथ देखा है और वो बेवकूफ़ लड़की चल दी ये पता लगाने, और उसने बिना अनूप से बात किए जो देखा उसे ही सच मान लिया। लेकिन जब इतना सब करने के बाद भी अनूप ने मुझे पर ध्यान नहीं दिया तो मुझे लगा कि शायद वो मेरी किस्मत में है ही नहीं, तो मुझे हमारा सीनियर जिगर दिखा जो अमीर होने के साथ साथ पावरफुल भी है। अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती तो पैसे के साथ साथ पावर भी मिलता, लेकिन वो तो उस भाव्या के चक्कर में पड़ गया। अब ये तो हद ही हो गई थी, मुझे अब उस मुस्कान और भाव्या दोनों से ही नफरत हो गई थी, तो मैंने भी ठान लिया था कि मैं इन्हें कभी खुश नहीं रहने दूंगी।
असल में उस दिन मैंने ही जाकर जिगर की कंप्लेन प्रिंसिपल से की थी, जिसे देख जिगर को लगा कि भाव्या ने ये सब किया है तो वो उसके पीछे पड़ गया। मैं चाहती थी कि जिगर उसके साथ ऐसा सुलूक करे कि फिर वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रह जाए, और ऐसा हो भी जाता, लेकिन उसी वक्त प्रशांत ने आकर उसे बचा लिया और मेरा प्लान फिर एक बार फेल हो गया। लेकिन फिर मैंने देखा कि आजकल वृषांक और भाव्या दोनों एक साथ देखा तो मैंने ठान लिया कि मैं इन दोनों की कभी एक नहीं होने दूंगी। असल में तो मैंने उस दिन भाव्या को क्लास में आते हुए देख लिया था, तो मैंने जानबूझकर वृषांक के इतने करीब गई ताकि उस बेवकूफ़ भाव्या को लगे कि मेरा और वृषांक का कुछ चल रहा है और वो ये देख गुस्सा जाएगी और उससे बात नहीं करेगी। और हुआ भी वही, अब दोनों एक दूसरे को देखना तक पसंद नहीं करते हैं। ये सुन उसकी दोस्त कहती है, लेकिन इससे तुझे क्या फ़ायदा हुआ? जिस पर नेहा अपनी शैतानी हंसी हंसते हुए कहती है, अरे मेरी भोली दोस्त, कुछ चीज़ें फ़ायदे नुकसान के लिए नहीं बल्कि आत्मशांति के लिए की जाती हैं, और मेरा ये काम उन्हीं में से एक है। और रही बात मेरी ज़रूरतों की, तो उसके लिए मेरे पास अमीर लड़कों की कमी थोड़ी ही है। ये बोल दोनों अपने क्लास की तरफ निकल जाती है। वहीं भाव्या और मुस्कान दोनों नेहा की बात सुन हैरान थी, और साथ ही साथ उन्हें अपने ही बेवकूफ़ी पर गुस्सा भी आ रहा था कि क्यों वो किसी दूसरे की बातों में आ गई और अपने ही दोस्तों पर विश्वास नहीं किया, जबकि उनकी तो इन सब में कोई गलती भी नहीं थी। मुस्कान गुस्से से आग बबूला होते हुए कहती है, आज मैं इस चुड़ैल को नहीं छोड़ूंगी। कमीनी ने हमें बेवकूफ़ बनाया और अब हम पर ही हंस रही है। जिसे देख भाव्या उसे शांत रहने का बोलती है, जिसे देख मुस्कान कहती है, अरे यार तूने सुना ना वो क्या बोल कर गई है, तू ऐसे में इतनी शांत कैसे रह सकती है? जिस पर भाव्या मुस्कुराते हुए कहती है, क्योंकि मेरे पास एक प्लान है जिससे नेहा को अच्छा सबक मिल जाएगा। ये बोल वो अपने फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन कर देती है, जिसे उसने तभी ऑन कर लिया था, उसके दोस्त ने बात शुरू की थी। ये सुन मुस्कान के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है और वो पूछती है, तो अब क्या करना है? जिस पर भाव्या कहती है, हम कुछ नहीं करेंगे, अब तो जो करना है वो खुद नेहा ही करेगी। ये बोल वो मुस्कुराने लगती है, क्योंकि उसके दिमाग में एक शैतानी प्लान जो चल रहा था। 37 भाव्या का प्लान। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे मुस्कान और अनूप के झगड़े को देख भाव्या और वृषांक थोड़ा करीब आए थे, लेकिन फिर अगले ही दिन भाव्या जब वृषांक से बात करने की सोचती है तो एक बार फिर वो उसे नेहा के साथ देख चील जाती है और वहां से चली जाती है। वहीं ये सब मुस्कान देख लेती है तो भाव्या से सारा माजरा पूछती है, जिसे जान मुस्कान काफ़ी गुस्सा हो जाती है और नेहा से बात करने जाती है, लेकिन वहाँ तो उन्हें नेहा की एक अलग ही सच्चाई पता चलती है। अब आगे नेहा के जाने के बाद जब मुस्कान, जो कि काफी गुस्से में थी, नेहा के पास जाने लगती है, जिसे देख भाव्या उसे रोकती और कहती है, ओ ये कहाँ जा रही है? जिसे सुन मुस्कान गुस्से से कहती है, यार तूने सुना ना उसने क्या कहा? वो हमें बेवकूफ़ समझती है, इसे तो मैं आज बताती हूँ कि कौन बेवकूफ़ है। जिसे देख भाव्या कहती है, हाँ मैंने सब देखा और सुना भी। जिसे देख मुस्कान कहती है, फिर भी तू इतनी शांत कैसे हो सकती है? जिस पर भाव्या एक रहस्यमयी मुस्कान लिए कहती है, क्योंकि हम उसे उसके ही प्लान में गिराएंगे और सबक सिखाएंगे। ऐसे अगर हमने उसे मारा तो हम गलत नहीं होते हुए भी गलत हो जाएंगे और वो गलत होते हुए भी सही, क्योंकि जो लड़की इतने नाटक खेल सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है। इसे तो ऐसा सबक सिखाना होगा कि आगे से हमसे उलझने का सोचे भी ना। ये सुन मुस्कान कहती है, तो क्या करें? जिस पर भाव्या कहती है, मेरे पास एक प्लान है। ये बोल वो अपने फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है, जो उसने तब भी ऑन कर दी थी जब दोनों वहां पहुंची थी। जिसे सुन मुस्कान कहती है, तो हम इसका क्या करने वाले हैं और इससे क्या होगा? जिस पर भाव्या एक बार फिर एक रहस्यमयी मुस्कान देती है और कहती है, हम कुछ नहीं करेंगे, अब तो जो करेंगे वो नेहा की कर्म करेंगे। ये बोल वो किसी को फ़ोन लगा देती है। उधर फ़ोन उठते ही, हेलो भानु अंकल, कैसे हैं आप? भानु जी प्रजापति के सबसे वफादार और उम्रदराज आदमी थे, जिनके उस पूरे शहर में पुलिस से भी ज़्यादा खबरें फैले हुए थे। यहाँ तक कि कभी कभी तो पुलिस वाले भी किसी की जानकारी के लिए भानु जी को कॉल करते थे। भाव्या की आवाज़ सुन भानु जी काफ़ी खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अरे वाह, आज तो लगता है सूरज पश्चिम से निकला है, आज हमें हमारी लाडली ने कैसे याद कर लिया? जिस पर भाव्या कहती है, क्या भानु अंकल, मैं तो हमेशा ही आपको याद करती हूँ, वो आप हैं जो कभी हमें याद नहीं करते। जिस पर भानु जी कहते हैं, अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वैसे कहो किस काम के लिए फ़ोन किया है? हमारी राजकुमारी ने हमें। जिस पर भाव्या कहती है, अंकल मुझे एक लड़की की पूरी जानकारी चाहिए, वो भी जल्दी ही। जिस पर भानु जी कहते हैं, अच्छा, क्या इस लड़की ने आपको परेशान किया है? राजकुमारी, क्या आप चाहती हैं मैं उसे देखूं? जिस पर भाव्या कहती है, नहीं नहीं अंकल, वो मैं खुद ही कर लूँगी, आप बस मुझे इसकी पूरी जानकारी जल्दी से जल्दी पता करके बताए। ये सुन भानु जी कहते हैं, ठीक है राजकुमारी, आज शाम तक आपके पास इस लड़की पूरी जन्मकुंडली होगी। ये बोल वो फ़ोन रख देते हैं और भाव्या उन्हें नेहा की फ़ोटो भेज देती है।
वहीं मुस्कान को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, तो वो पूछती हो जेम्स बॉन्ड अब बताएगी भी तू करने क्या वाली है। जिसे सुन भाव्या कहती है तू परेशान क्यों होती है, बता रही हूँ ना सब। ये बोल वो उसे अपना प्लान बता देती है। जिसे सुन मुस्कान कहती है यार तू कितनी खतरनाक है, मतलब अच्छा है मैं तेरी दोस्त हूँ वरना अगर कहीं दुश्मन होती तो पता नहीं क्या हाल होता मेरा। जिसे सुन भाव्या मुस्कुराने लगती है और कहती है मैं इतनी भी खतरनाक नहीं हूँ, बस कोई मेरे अपनों को नहीं छेड़े बस। जिसे सुन मुस्कान कहती है चल ये काम तो हो गया, अब तू बता कैसे मनाने वाली है वृषान को। ये सुन भाव्या कहती है मैं क्यों मनाऊंगी उसको। जिसे सुन मुस्कान कहती है ओ हेलो तुझे पता है ना तू सबसे बातें छिपा सकती है लेकिन मुझसे नहीं। जिस पर भाव्या कहती है लेकिन मैंने क्या छिपाया है। जिस पर मुस्कान कहती है देख भाव्या मुझे पता है तू वृषांत को पसंद करने लगी है और ये तेरे चेहरे से साफ साफ पता चलता है। जब भी वृषांत की बात होती है तेरे चेहरे पर एक अलग ही चमक आ जाती है, तो तू ना अब मुझसे और खुद से झूठ बोलना ना बंद कर दे। बाकी देख ले अगर तू नहीं मनाने वाली है तो मैं ही कुछ करती हूँ, शायद मेरी ही नंबर लग जाए। जिसे सुन भाव्या उसे एक मुकान मारते हुए कहती है तू नानुक पर ध्यान दे, वृषांत से ज्यादा चिपकने की जरूरत नहीं है समझी। ये सुन मुस्कान हंसने लगती है और कहती है देखा देखा तेरे चेहरे पर जलेसी के भाव आ गए और बच्चे बच्चे को पता है कि जहाँ जलेसी होती है वहाँ प्यार भी होता है। और वैसे भी मैं वृषांत को अपना भाई मानती हूँ और वो भी मुझे अपनी बहन ही मानता है, वो तो मैं बस तुझे जलाने के लिए उससे ज्यादा चिपकती थी। ये सुन भाव्या उसे मारने के लिए दौड़ती हुई कहती है अच्छा तू ना रुक, आज तू ना मेरे हाथों पिट कर ही मानेगी। ये बोल वो उसे दौड़ाने लगती है और मुस्कान भी बचने के लिए भागने लगती है। कुछ दूर भागने के बाद दोनों रुक जाती है और एक दूसरे को देख हंसने लगती हैं। तो मुस्कान कहती है वैसे तूने लड़का अच्छा चुना है, वृषांत सच में एक बहुत अच्छा लड़का है। जिस पर भाव्या कहती है अच्छा लेकिन पहले तो तुझे वो पसंद नहीं था। जिस पर मुस्कान कहती है क्योंकि पहले मैंने उससे कभी बात नहीं की थी ना, और तू तो जानती ही है मेरी बहुत बुरी आदत है, मैं बिना उस बंदे की सच्चाई जाने उसके बारे में राय बना लेती हूँ। बस यही वृषांत के साथ भी हुआ, लेकिन जब मैंने उसे जाना बात की तो पता चला कि वो तो हीरा है जिसकी चमक एक दिन पूरी दुनिया देखेगी। वही भाव्या वृषांत की तारीफ सुन अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, मानो वृषांत ही नहीं उसकी ही तारीफ हो रही हो। शायद प्यार में ऐसा ही होता है कि जिससे हम प्यार करते हैं अगर उसे खुशी मिले तो उसकी खुशी में हम उससे ज्यादा खुश होते हैं। अगर उसकी तारीफ हो तो हमें अच्छा लगता है जैसे हमारी ही तारीफ हो रही हो। दोनों कुछ देर बात करती है फिर अपने क्लास की ओर निकल जाती हैं। क्लास खत्म होने के बाद हमेशा की तरह वृषांत भाव्या को छोड़ने जा रहा था। कार में वो एक बार भी भाव्या की तरफ नहीं देख रहा था, जिसे देख आज भाव्या को वृषांत के दर्द का एहसास हो रहा था कि उसे कैसा लगता होगा जब बिना गलती के उसे सजा मिली होगी। ये सब सोचते हुए भाव्या की आंखों में नमी आ जाती है जिसे वो बड़ी ही सफाई से छिपा लेती है। कुछ ही देर में भाव्या का घर आ जाता है। वृषांत उसे ड्रॉप करके वहां से अपने काम के लिए निकल जाता है। वहीं भाव्या उसे तब तक जाते हुए देखती रहती है जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाता है। उसे जाता देख भाव्या अपने आप से कहती है मुझे नहीं पता ये प्यार है या नहीं, लेकिन मुझे तुम्हें इस तरह किसी और के साथ देखना ना जाने क्यों लेकिन अच्छा नहीं लगता। जानती हूँ बहुत दिल दुखाया है मैंने तुम्हारा, लेकिन क्या करूँ तुम्हें बांट नहीं सकती, आज तुम्हें मैं जरूर मना लूंगी। ये सोच वो अंदर चली जाती है। वहीं वृषांत वहां से निकल सीधा ऑफिस जाता है जहां आज उसकी उन दो प्रोजेक्ट्स के लिए मीटिंग होनी थी। आज ही पता चलना था कि वो प्रोजेक्ट उसे मिलेगा या नहीं। वहां जाकर वृषांत अपनी प्रेजेंटेशन देता है जिसे देख सब काफी खुश थे और अंत में वृषांत की इतने दिन की मेहनत सफल हो जाती है क्योंकि वो प्रोजेक्ट उसे मिल जाता है जिसे देख उसे काफी खुशी थी। वो लोग जल्द से जल्द काम शुरू हो सकते इसके लिए डील भी साइन कर लेते हैं जिससे वृषांत जल्दी से जल्दी काम शुरू कर सके। सब होने के बाद सारे लोग वहां से निकल जाते हैं, सिर्फ विशाल और वृषांत ही रह जाते हैं। तो विशाल वृषांत से पूछता है सर आखिरकार हमें ये डील मिल ही गई। जिसे सुन वृषांत भी मुस्कुरा देता है और पूछता है मिस्टर हेमंत की प्रोजेक्ट का क्या हो रहा है। जिसे सुन विशाल कहता है सर वो तो बहुत ही अच्छा जा रहा है, काम काफी तेजी से हो रहा है, अनवर जी अपनी देखरेख में सब काम अच्छे से संभाल रहे हैं। वो लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में मिस्टर हेमंत का फोन ही आ जाता है जिसे देख वृषांत फोन उठाते हुए कहता है मिस्टर हेमंत आपकी उम्र 100 साल होगी, अभी अभी हम लोग आपके बारे में ही बात कर रहे थे। जिसे सुन मिस्टर हेमंत कहते हैं अरे ये तो अच्छी बात है, वैसे मैंने भी आपको एक गुड न्यूज देने के लिए फ़ोन किया है। जिस पर वृषांत मजाक करते हुए कहता है क्या बात है मिस्टर हेमंत, आप दूसरी शादी कर रहे हैं क्या। जिसे सुन मिस्टर हेमंत जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं वृषांत तुम मजाक अच्छा कर लेते हैं, भला मैं इस उम्र में शादी क्यों करने लगा, ये दूसरी गुड न्यूज है। ये बोल वो आगे कहते हैं तुमने सही कहा था, लोग आजकल स्टेटस के पीछे भागते हैं और इसी के चलते तुम्हें पता है मेरे मॉल की सारी शॉप बिक चुकी है और वो भी काफ़ी ज़्यादा दामों में, और इससे हमें दुगने से भी ज़्यादा फायदा हुआ है।
ये सुन विशांत मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो वाकई गुड न्यूज है मिस्टर हेमंत। जिसे सुन मिस्टर हेमंत कहते हैं, अरे ये तो मेरे लिए गुड न्यूज है, तुम्हारी तो अभी बाकी है। ये सुन विशांत नासमझी से पूछता है, आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर हेमंत। जिस पर मिस्टर हेमंत कहते हैं, देखो विशांत, मैं जानता हूँ कि हमारे प्रोजेक्ट से तुम्हें कुछ भी फायदा नहीं हुआ है सिवाय पब्लिसिटी के, तो हमारी कंपनी ने मिलकर ये फैसला किया है कि हम प्रॉफिट का 20% तुम्हें दें, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने ही इस प्रोजेक्ट को सफल बनाया है। ये सुन विशांत तो हैरान ही हो जाता है, क्योंकि प्रॉफिट का 20% भी काफ़ी ज़्यादा होता। जिसे सुन विशांत कहता है, अरे मिस्टर हेमंत, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये तो आपका प्रॉफिट है, इसमें हमारी हिस्सेदारी कैसी, आपने इतना हमारे लिए सोचा, हमारे लिए यही काफ़ी है। जिस पर हेमंत जी कहते हैं, मुझे पता था तुम यही सब कहोगे, इसीलिए मैंने तुम्हें पहले ही 20% प्रॉफिट देने का ऐलान कर दिया है। अब तुम इससे मुकर नहीं सकते, और वैसे भी इसे हिस्सेदारी ना समझकर अपने बड़ों का आशीर्वाद समझकर ही ले लो। मुझे पता है नई कंपनी में हजारों दिक्कतें आती हैं, इससे तुम्हें पूरा ना सही लेकिन थोड़ी मदद तो मिलेगी ही। ये बात विशांत के दिल को छू जाती है। जिसे सुन विशांत कहता है, थैंक यू मिस्टर हेमंत, आपका दिल सच में काफ़ी बड़ा है। अगर कभी भी जिंदगी आपको मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताएगा। ये सुन मिस्टर हेमंत मुस्कुराने लगते हैं और खुद तरक्की करो कहकर फोन कट कर देते हैं। वहीं खड़ा विशाल भी सारी बातें सुन रहा होता है और कहता है, सर ये तो कमाल ही हो गया, इस तरह तो हम लोग सिर्फ इसी डील से लगभग 100 करोड़ प्रॉफिट में आ चुके हैं। जिसे सुन विशांत भी कहता है, सही कहा तुमने विशाल, खैर ये सब छोड़ो और काम पर लग जाओ, क्योंकि अभी भी मंजिल काफी दूर है। ये बात विशांत ने राकेश की कंपनी की ओर देखते हुए कही थी। जिसे देख विशाल भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर इस इंसान को चाहिए क्या। लेकिन जो भी हो, ये इंसान जिस स्पीड से जा रहा है, एक ना एक दिन जरूर राकेश की कंपनी का नामो निशान मिट जाएगा। ये सोच विशाल जी सर कह वहां से निकल जाता है। वही विशांत राकेश बजाज की कंपनी को देखते हुए कहता है, बस उस दिन का इंतजार करो राकेश बजाज, जब हम आमने सामने होंगे उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुमने किससे पंगा लिया है। 38 इश्क की दस्तक। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे भाव्या विशांत से बात करने की सोचती है, तो फिर से वो नेहा और विशांत को साथ देख लेती है और गुस्से से वहां से निकल जाती है। जिसे देख मुस्कान उसे पूछती है तो वो उसे सब बता देती है। जिसे सुन मुस्कान काफी गुस्से में आ जाती है और नेहा से बात करने की चली जाती है, जहां उसे नेहा की सच्चाई पता चलती है। जिसे सुन भाव्या उसे सबक सिखाने का प्लान बनाती है। उधर विशांत की मेहनत रंग लाई थी, उसे वो 2 प्रोजेक्ट मिल गए थे, ऊपर से मिस्टर हेमंत उसे अपने प्रॉफिट का 20% दे देते हैं। अब आगे विशाल वहां से निकल जाता है, तो वही विशांत अभी भी राकेश बजाज की कंपनी को ही देख रहा था। जिसके बाद वो आकर अपना काम करने लगता है, जिसमें उसे काफी रात हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ आज भाव्या ने खुद से खाना बनाया था और बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। जिसे देख भावेश जी और कौशल्या जी उससे पूछते भी है कि क्या बात है, लगता है आज कोई स्पेशल दिन है जो ये सब मिल रहा है। जिस पर भाव्या कुछ नहीं कहती, बस मुस्कुरा के बात टाल देती है। तो वो लोग भी आगे कुछ नहीं पूछते और खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं भाव्या अब बैठकर विशांत का इंतजार करने लगती है। उसे काफी देर हो जाता है इंतजार करते करते, लेकिन फिर भी वो इंतजार करती रहती है। आखिरकार काफी रात होने के बाद विशांत घर आता है। उसे आता देख भाव्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वैसे तो विशांत के सामने आते ही भाव्या को कुछ अलग एहसास तो हमेशा से होता था, लेकिन आज की बात ही कुछ और थी। वहीं आज जब विशांत ने फिर से भाव्या उसका इंतजार करते हुए देखा, तो उसे एक पल को तो देखता ही रह गया। हल्के नीले सूट में वो काफी खूबसूरत लग रही थी, ऊपर से वो उसकी आंखें और उनमें काजल देख विशांत ने दिल को एकदम से मानो धड़क उठा हो। लेकिन फिर उसे भाव्या की बेरुखी याद आ जाती है, तो वो अपनी आंखें उस तरफ से हटा लेता है और वहां से जाने लगता है। जिसे देख भाव्या उसे जाते हुए रोकती है और पूछती है, विशांत तुमने खाना खाया। जिस पर विशांत कुछ नहीं कहता, तो भाव्या कहती है, अगर नहीं खाया हो तो प्लीज आकर खा लो। ये बात भाव्या ने इतनी मासूमियत से बोली थी, विशांत चाह कर भी मना नहीं कर पाया और आकर खाना खाने बैठ गया। वहीं भाव्या भी जल्दी से खाना गर्म करके ले आई और विशांत के पास ही बैठ गई और उसे आस भरी नजरों से देखने लगी। वहीं भाव्या को खुद को देखता पाकर उसे समझ में आ जाता है कि आज का खाना उसने ही बनाया है, क्योंकि उसने भाव्या की आंखों में वो सवाल कि कैसा लगा खाना पढ़ लिया था। खाना तो वाकई काफी अच्छा था, और अच्छा होता भी क्यों ना, आखिर आज के खाने में मसाले के साथ साथ भाव्या का प्यार जो मिला था उसमें। लेकिन विशांत जानबूझकर कुछ नहीं बोलता। जिसे देख भाव्या को अंदर ही अंदर काफी बुरा लगता है, लेकिन वो सोचती है कि उसने जो उसके साथ किया है उसके मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं है। विशांत खाना खाकर वहां से जाने लगता है, तो भाव्या विशांत कहते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। जिसे देख विशांत अपने चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कुराहट लिए कहता है, मिस भाव्या आपको एक नौकर का हाथ पकड़ना शोभा नहीं देता। ये बोल वो अपने हाथ को भाव्या से छुड़वा लेता है। जिसे देख भाव्या को अपने ही कहे पर अब शर्म आती है कि उसने बिना जाने समझे उस दिन विशांत को क्या क्या नहीं बोला था, यहाँ तक कि उसने तो विशांत को थप्पड़ तक मार दिया था।
ये याद आते ही भाव्या के चेहरे पर दर्द उभर आता है और आंखों में नमी आ जाती है। वहीं वृषांक अपना हाथ छुड़ाकर वहां से जाने लगता है। वो अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ होगा कि उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से उसका शर्ट पकड़ लिया हो, और फिर अगले ही पल उसे अपने बैक पर किसी का सिर महसूस हुआ। जिसे महसूस करते ही वृषांक की आंखें एक अलग ही एहसास से बंद हो जाती है। वो सिर और कोई नहीं बल्कि भाव्या का ही था। जब वृषांक उसे वहां छोड़ जाने लगा तो उसने ही पीछे से वृषांक की शर्ट पकड़ ली थी और अपना सिर उसके बैक पर रख दिया था। दोनों ही दिल में एक अलग ही तूफान चल रहा था, लेकिन कोई भी किसी से कुछ कहने को तैयार ना था। दोनों ही बस इस वक्त एक दूसरे को महसूस करने में लगे हुए थे कि तभी वृषांक को एहसास होता है कि भाव्या रो रही है। अब यह एहसास होते ही वृषांक का दिल तड़प उठता है और वो पीछे मुड़कर भाव्या को अपने गले लगा लेता है। वहीं भाव्या वृषांक के गले लगते ही उसका रोना और बढ़ जाता है, जिसे देख वृषांक परेशान हो जाता है और पूछता है, भाव्या क्या हुआ? क्या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? बताओ मुझे, क्या बात है? कोई परेशानी है? लेकिन भाव्या का रोना कम होने के बजाय और बढ़ जाता है। ये देख वृषांक और ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है, भाव्या देखो मेरा दिल बैठा जा रहा है, प्लीज बताओ क्या बात हो गई जो तुम इतना रो रही हो? जिस पर भाव्या रोते हुए बस इतना कह पाती है, आई एम सॉरी वृषांक। ये सुनते ही वृषांक सारा माजरा समझ जाता है, लेकिन फिर भी पूछता है, किस बात की सॉरी भाव्या? बताओ मुझे, और पहले तो तुम रोना बंद करो। चलो अब अच्छे बच्चे की तरह रोना बंद करो। ये बोल वो उसे एक गिलास पानी देता है, जिसे भाव्या एक ही सांस में पी जाती है। तब वृषांक उससे पूछता है, अब बताओ क्या हुआ है? जिस पर भाव्या कहती है, आई एम सॉरी विशी, मैं तुम्हें गलत समझा और ना जाने क्या क्या बोल दिया उस दिन। यहाँ तक मैंने तो तुम्हें थप्पड़ तक मार दिया। मैंने कैसे विश्वास नहीं किया तुम पर, जबकि मुझे पता था कि तुम कभी उस तरह की घटिया हरकत नहीं करोगे। ये बोल वो एक बार फिर रोने लगती है, जिसे देख वृषांक वापस उसे गले लगा लेता है और कहता है, बस इतनी सी बात? अरे पागल, मुझे तुम्हारी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा था, बस मैं थोड़ा हट हुआ था कि तुमने मुझ पर ना विश्वास कर किसी और पर विश्वास किया और मेरी बात तक नहीं सुनी। जिस पर भाव्या फिर से कहती है, आई एम सॉरी विशी, मुझे पता है तुम्हें कैसा लगा होगा, लेकिन मैं भी क्या करती उस वक्त? जो मैंने देखा उसे देखकर तुम्हें पता नहीं है मुझे कितना बुरा लगा था, लेकिन आज पता चला कि वो तो सब कुछ मुझे दिखाने के लिए ही किया गया था। ये सुन वृषांक नासमझी से पूछता है, क्या क्या मतलब तुम्हारा? जिस पर भाव्या उसे नेहा की पूरी सच्चाई बता देती है, जिसे सुन वृषांक हैरान रह जाता है। उसका हैरान चेहरा देख भाव्या कहती है, देखा मुझे पता था तुम भी ये जान हैरान रह जाओगे। जिस पर वृषांक कहता है, नहीं मुझे नेहा की सच्चाई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो तो मैं पहले से ही जानता था, लेकिन मुझे लगा था कि नेहा बस मुझे अपने बॉयफ्रेंड्स को जेलस करने और उन्हें मेरे खिलाफ करने के लिए ये सब कर रही है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि असल में तो उसका प्लान तुम्हें हर्ट करना था। फिर गुस्से में आते हुए कहता है, और उसने तो जिगर तो भी उकसाया था ताकि वो तुम्हारे साथ ये बोलते ही वृषांक के सिर पर तो जैसे खून ही सवार हो जाता है। वो उस वक्त को याद करने लगता है जब उसने भाव्या को उन लोगों के बीच फंसे हुए देखा था। वो तो ये सोचना तक नहीं चाहता था कि अगर वो उस दिन अपने दिमाग का कहा मानकर वहां से चला गया होता तो भाव्या के साथ क्या होता। ये याद करते ही वृषांक की पकड़ भाव्या पर अचानक थोड़ी कसने सी लगती है, जिसे देख भाव्या को अजीब लगता है। तो वो वृषांक को देखने लगती है, जिसके चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था। जिसे देख वो समझ जाती है कि वो उसके लिए ही डर रहा है। ये देख उसे अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है और वो वापस वृषांक के सीने में चिपकती हुई कहती है, तुम परेशान मत हो विशी, कुछ हुआ तो नहीं ना? जिस पर वृषांक कहता है, लेकिन अगर मैं वहां सही समय पर नहीं आया होता तो? अगर मैं वहां से चला गया होता तो? फिर गुस्से से कहता है, ये नेहा ऐसा कैसे कर सकती है? एक लड़की होकर भी एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकती है? इसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसकी हिम्मत भी कैसे हुई ये सब करने की? वृषांक को गुस्से में देख भाव्या उसे शांत कराते हुए कहती है, अरे विशी शांत हो जाओ, मैं खुद ही उससे अपना बदला लेने का सोच लिया और इनफैक्ट मैंने तो प्लान भी बना लिया है। जिसे सुन वृषांक उसे देखने लगता है और कहता है, और जरा मैं भी तो सुनूं तुमने क्या प्लान बना लिया है? जिस पर भाव्या उसे अपना प्लान बताती है, जिसे सुन वृषांक उसकी तारीफ करते हुए कहता है, अरे वाह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, तुमने तो बहुत अच्छा प्लान बनाया है, वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ सोच सकती हो। जिसे सुन भाव्या वृषांक से अलग होते हुए अपनी कमर पर हाथ रख हल्के गुस्से से कहती है, अच्छा तो तुमने मुझे क्या बुद्धू समझा था? जिस पर वृषांक भी उसे चिढ़ाने के लिए कहता है, इसमें समझना क्या था? ये बोल वो चुप हो जाता है। वहीं ये सुन भाव्या वृषांक के पेट पर एक मुक्का मारते हुए कहती है, अच्छा तो मैं बुद्धू हूँ? जिस पर वृषांक हंस देता है और उसे वापस गले लगाते हुए कहता है, नहीं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। जिसे सुन भाव्या मुस्कुराने लगती है और उसके सीने में खुद को छिपा लेती है। बातों बातों में उन्हें ये एहसास ही नहीं होता कि वो लोग एक दूसरे के कितना करीब आ गए हैं। तो वृषांक भाव्या तो अपने सीने से लगाकर पूछता है, वैसे भाव्या एक बात पूछूं? जिस पर भाव्या हम में जवाब देती है। तो वृषांक उससे पूछता है, तुम्हें बुरा क्यों लगा था जब तुमने मुझे नेहा के साथ देखा था?
जिसे सुन भाव्या एकदम से अपने होश में आती है और उसे एहसास होता कि वो इस वक्त कहाँ पर है। जिसका एहसास होते ही वो वृषांक से अलग होती है और बात को टालते हुए कहती है, बस ऐसे ही, वैसे काफी रात हो गई है, हमें सो जाना चाहिए। ये बोल वो जाने लगती है तो वृषांक उसका हाथ पकड़ उसे अपने करीब कर लेता है, जिससे भाव्या के शरीर में सिरहन सी पैदा हो जाती है और उसकी आंखें खुद ब खुद ही बंद हो जाती है। तो वृषांक वापस से उससे पूछता है, बताओ ना भाव्या, तुम्हें बुरा क्यों लगा था? जिस पर भाव्या कहती है, पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी लड़की तुम्हारे नज़दीक आए ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, ना जाने क्यों, लेकिन मैं तुम्हें किसी के साथ बांटना नहीं चाहती, यहाँ तक कि मुस्कान के साथ भी नहीं। ये सुन वृषांक के चेहरे पर 440 वोल्ट वाली स्माइल आ जाती है। उससे भाव्या का जवाब सुन ना जाने क्यों, लेकिन आसमान ने उड़ने जैसा फील हो रहा होता है। उसे खुद भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसा फील क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ तक उसे ये सब निशा के साथ भी कभी फील नहीं हुआ। वही भाव्या अपने होश में आती है और हैरान हो जाती है कि अभी अभी उसने ये क्या कह दिया। अब तो उसे वृषांक से नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। वो जल्दी से वृषांक के खुद को छुड़ाकर वहां से अपने कमरे में भाग गई। वही वृषांक तो आज अलग ही आसमानों में उड़ रहा था। उसने जो भाव्या से सुना था उसे वो बार बार अपने मन में दोहरा रहा था, जिससे उसे एक अलग ही खुशी मिल रही थी। शायद अब दोनों के ही मन में अब इश्क की दस्तक हो चुकी थी, बस अब उन दोनों को ही अपने दिल के दरवाजे खोलने थे। 39 वृषांक का भाव्या को छेड़ना। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे भाव्या को जब सच्चाई पता चलती है कि तो वो वृषांक से अपने व्यवहार पर काफी शर्मिंदा थी और उससे माफी मांगने का सोचती है और घर जाकर वृषांक के आने का वेट करने लगती है। और जैसे ही वृषांक आता है तो वो उसे पीछे से गले लगाकर अपनी सारी बात कहती है, जिसे सुन वृषांक भी भाव्या को माफ कर देता है और दोनों साथ में कुछ सुकून के पल बिताते हैं। अब आगे भाव्या अपने दिए जवाब को सोचती है और वहां से तुरंत भागकर अपने कमरे में चली जाती है। वही वृषांक भाव्या को इस तरह भागता देख मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए वहां से निकल जाता है। वही भाव्या अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। उसकी धड़कनें अभी भी काफी तेज चल रही थी, जिसे वो खुद भी सुन सकती थी। अपने दिल पर हाथ रख वो अपने आप से कहती है, ये क्या था जो अभी कुछ देर पहले हुआ? क्या मैंने सच में वृषांक को गले लगाया था? और क्या सच में वृषांक ने भी मुझे गले लगाया था? वो सब क्या था? क्या वृषांक भी मुझे पसंद करता है? भाव्या अभी अभी हुए अपने पलों को याद कर रही थी और सोच रही थी कि कैसे वो वृषांक की बाहों में पिघलने सी लगी थी। उसे तो अभी भी वृषांक की छुअन का एहसास था, जिसे याद करते ही उसके मन में एक सिरहन सी दौड़ जाती है और ना चाहते हुए भी उसके गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। वो सोच रही थी कि आज जो हुआ उसके बाद वो सुबह कैसे वृषांक को फेस करेगी। ये सोच वो शर्मा कर अपने आप को ब्लैंकेट से पूरी तरह कवर कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ वृषांक भी मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में जाता है और जो अभी अभी उसके बारे में सोचने लगता है और अपने आप से कहता है, ये मुझे क्या हो गया था? क्यों मुझे भाव्या के आंसू देख बेचैनी होने लगी थी? क्यों मुझे ऐसा लगा मानो कोई मेरे दिल को मुट्ठी में बिंज रहा हो? क्यों मुझसे उसके गले लगाने से एक अलग ही सुकून का एहसास होता है? सारी परेशानी थकान एक पल में ही गायब हो जाती है। क्या सच में मुझे भाव्या से प्यार होने लगा है? ये सोचते ही उसके मन में एक अलग ही गुदगुदी सी होने लगती है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे अपना ही अक्स सामने नजर आता है, जिसे देख वृषांक को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्यों सामने आया है। वो अक्स वृषांक को देख हंसे जा रहा होता है, जिसे देख वृषांक उसे पूछता है, तुम हंस क्यों रहे हो? जिस पर वो कहता है, क्योंकि तुम एक बार फिर वही गलती करने जा रहे हो जो तुमने अपने पिछले जन्म में की थी। जिस पर वृषांक उससे पूछता है, कैसी गलती? जिस पर उसका अक्स कहता है, प्यार। डॉट डॉट वृषांक, प्यार करने की गलती तुम्हें याद है ना? तुम्हारे साथ इस प्यार ने क्या किया था? अब तुम वापस उसी राह पर चल पड़े हो। ये सुन वृषांक कहता है, लेकिन भाव्या एक अच्छी लड़की है, वो निशा की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो अलग है। जिस पर उसका अक्स हंसते हुए कहता है, ये तो तुम निशा के लिए भी कहते थे ना? क्या हुआ? उसने दिया ना धोखा तुम्हें? तुम अब अपने मकसद से भटक रहे हो वृषांक। जिस पर वृषांक कहता है, नहीं, मैं अपने मकसद से नहीं भटका, मुझे अच्छे से याद है मुझे क्या करना है। जिस पर उसका अक्स कहता है, ठीक है, तुम्हें जैसा सही लगे, लेकिन याद रखना तुम अपने मकसद के बीच में किसी को भी नहीं आने दे सकते, फिर वो चाहे भाव्या ही क्यों ना हो। ये बोल वो वहां से गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही वृषांक उसके कहे बातों के बारे में सोचने लग जाता है कि सच में वो अपने मकसद से भटक रहा है, कहीं वो वापस किसी पर विश्वास करके पछताएगा तो नहीं। लेकिन तभी उसे भाव्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा याद आ जाता है, जिसके याद आते ही वृषांक के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो सोचता है, भाव्या की मुस्कान इतनी निश्चल है कि कोई कैसे ना उससे प्यार कर बैठे। और वो भाव्या के बारे में सोचते सोचते सो जाता है। अगले दिन सुबह भाव्या और वृषांक दोनों ही जल्दी उठ जाते हैं। दोनों ही आज काफी खुश थे और हो भी क्यों ना, आखिर इतने दिनों से चली आ रही गलतफहमी जो खत्म हो गई थी दोनों के बीच। जहां वृषांक तो अपने रोज के कामों में लगा था, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भाव्या का तो बुरा हाल था। उसे तो अब वृषांक के सामने जाने में भी शर्म आ रही थी।
वो अपने आप से बातें करते हुए अपने आप को मारते हुए कहती है, क्या यार भाव्या, क्या जरूरत थी तुझे इतना बोलने की कि मैं आपको किसी के साथ भी नहीं बांट सकती। वो क्या सोच रहा होगा वो मेरे बारे में, मैं कैसे इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कर सकती हूँ, अब मैं उसे कैसे फेल करूँगी। ये बोल वो अपने हाथ पैर अपने बेड पर फेंकने लगती है, लेकिन अब कर भी क्या सकते थे। ये सोच वो भी फ्रेश होने चली जाती है और आकर पूजा में बैठ जाती है। और जब आरती लेने की बारी आती है तो वो बिना वृषांत को देखे ही आरती लेकर जल्दी से वहां से भाग जाती है। ये देख वृषांत के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कुछ ही देर बाद सब नाश्ता करने आते हैं। वहां भी भाव्या अपनी नजरें नहीं उठा रही होती है, जिसे देख वृषांत को शरारत सूझती है तो वो जानबूझकर भाव्या से कहता है, भाव्या क्या प्लीज मुझे पानी पास करोगी। ये सुन भाव्या और ज्यादा घबरा जाती है। अब तो वृषांत की आवाज भी भाव्या की दिल की धड़कने बढ़ाने लगी थी। वही भाव्या को पानी पास न करता देख कौशल्या जी कहती है, भाव्या वृषांत पानी मांग रहा है, उसे पानी क्यों नहीं दे रही हो। अब ना चाहते हुए भी भाव्या को वृषांत को देखना ही पड़ता है, जो शरारती मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। ये देख भाव्या को समझ आ जाता है कि वृषांत उसके साथ मस्ती कर रहा है, जिसे देख भाव्या चिढ़ जाती है और अपने आप से कहती है, देखो तो इसे कल कांड करके कितना मासूम बन रहा है, ऊपर से मुझे ही चिढ़ा रहा है, इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये सोचते हुए वो जबरदस्ती की मुस्कान लिए वृषांत को पानी दे देती है। वही वृषांत तो उसे देख फुल मजे ले रहा था। सब नाश्ता कर वहां से निकल जाते हैं। कार में भाव्या गुस्से में अपना मुंह शीशे की साइड करके बैठी हुई थी, जिसे देख वृषांत वापस भाव्या की छेड़ने के इरादे से बोलता है, क्या हुआ भाव्या, तुम कुछ गुस्से में लग रही हो, कुछ हुआ है क्या। अब इतना सुनना था। भाव्या वृषांत की तरफ मुड़कर उसे उंगली दिखाते हुए कहती है, तुम ना बहुत खराब हो, मुझे जानबूझ कर परेशान कर रहे हो, तुम्हें बड़ा मजा आ रहा है ना मुझे इस तरह परेशान करके। भाव्या इस वक्त शिकायत करते हुए इतनी क्यूट लग रही थी कि वृषांत को अचानक ही उस पर बहुत प्यार आने लगता है, तो वो उसके गाल खींचने लगता है और कहता है, बिल्कुल। ये बोल वो हंसने लगता है, जिसे देख भाव्या को भी अंदर ही अंदर वृषांत का हंसता हुआ चेहरा देख बहुत खुशी हो रही होती है, लेकिन ऊपर से तो वो उससे गुस्साने का नाटक करते हुए कहती है, तुम ना बहुत बदमाश हो जाओ, मैं ना तुमसे बात ही नहीं करूंगी। ये बोल वो वापस बाहर देखने लगती है, जिसे देख वृषांत एक बार फिर हंस देता है, जिसे देख भाव्या भी बाहर की ओर देख मुस्कुरा देती है। दोनों बड़े मजे से सफर को एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। जिसके कुछ देर बाद ही कॉलेज आ जाता है तो हमेशा की तरह वृषांत पहले ही उतर जाता है। वही भाव्या कॉलेज के अंदर चली जाती है तो वहीं मुस्कान खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है, जिसे देख भाव्या के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो मुस्कान के पास चली जाती है। तो मुस्कान उसे देखते ही गले ला लेती है और उससे पूछती है, तो तेरे भानु अंकल ने बताया नेहा के बारे में कुछ, जिसे सुन भाव्या मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ बताया है और हम आज ही अपने प्लान को अंजाम देंगे। वो दोनों बात ही कर रहे होते ही कि मुस्कान को वृषांत आता दिखता है, जिसे देख वो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है और वृषांत के पास आते ही मुस्कान उसे गले लगाने जाती है, जिसे देख वृषांत उसे मना कर देता है और हाथ मिलाने लगता है, जिसे देख मुस्कान को अजीब लगता है और वो पूछती है, वृषांत तुम्हें क्या हुआ है। जिस पर वृषांत फिर से भाव्या चिढ़ाते के इरादे से उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कुछ नहीं, बस किसी को पसंद नहीं कि कोई लड़की मेरे करीब आए, क्योंकि वो मुझे किसी से बांटने को तैयार नहीं है। जिसे सुन भाव्या वापस से गुस्से से वृषांत की तरफ देखने लगती है। वही वृषांत तो उसे देख बस मुस्कुरा देता है। तो दूसरी तरफ मुस्कान वृषांत को भाव्या को देख ये सब बोला देख समझ जाती है कि वो किसकी बात कर रहा है, तो वो भी वृषांत का साथ देने के लिए कहती है, अच्छा फिर तो तुझे मुझसे भी दूर रहना चाहिए, क्योंकि तुम जिसकी बात कर रहे हो वो तो बहुत खतरनाक है। ये सुन वृषांत और मुस्कान दोनों ही हंसने लगते हैं। तो वही भाव्या उन दोनों की बात सुन शर्मा जाती है और वहां से जाने लगती है। तो मुस्कान उसे पकड़ते हुए कहती है, अरे कहाँ चली मैडम, अभी तो हमें प्लान भी डिस्कस करना है। जिसे सुन भाव्या रुक जाती है। तो वृषांत वहां से अनूप के पास जाने का बोलकर निकलने लगता है, लेकिन जाते जाते भाव्या से कहता है, वैसे जब शो का टाइम हो तो मुझे भी बता दे, ताकि मैं अनूप को लेकर वहां पहुंच जाऊं। ये बोल वो वहां से निकल जाता है। अब भाव्या और मुस्कान दोनों अकेले थे, तो मुस्कान अपने कमर पर हाथ रख भाव्या को घूरने लगती है, जिसे देख भाव्या पूछती है, क्या। जिस पर मुस्कान कहती है, अब बताएगी भी कि क्या हुआ तुम्हारे और वृषांत के बीच, और तुम दोनों ये क्या खिचड़ी पा रहे हो। जिसे सुन भाव्या बात टालने की कोशिश करती है। तो मुस्कान कहती है, देख बहन, मैं तो बिना बात जाने तुझे जाने देने वाली हूँ, नहीं तो अब सीधे तरीके से बताती है, या फिर मैं वृषांत से ही जाकर पूछ लूँ। ये सुन भाव्या मुस्कान का हाथ पकड़ते हुए कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं ही बताती हूँ, लेकिन चल पहले कैंटीन चलते हैं। ये बोल दोनों कैंटीन चली जाती है। तो वहाँ बैठ भाव्या उसे कल रात की पूरी बात बता देती है, जिसे सुन मुस्कान खुश होते हुए एक सीटी मार देती है और कहती है, अरे वाह,
विस्मयादिबोधक चिन्ह। जियो मेरी शेरनी, तूने तो कमाल कर दिया, मतलब इतनी बड़ी बात बोल दी, अब बचा ही क्या है बोलने को। फिर उसे छेड़ते हुए कहती है, वैसे मुझे नहीं पता था कि तू इतनी जेलस टाइप की है। ये सुन भाव्या शर्माने लगती है, फिर कहती है, मैं क्या करूं, किसने कहा था वृषांत को इतना हैंडसम होने के लिए। ये हैंडसम बॉयफ्रेंड होने की भी अपने बहुत नुकसान है, हमेशा लड़कियों से बचाना पड़ता है उन्हें। ये सुन मुस्कान हंसने लगती है और कहती है, अबे तू तो पूरी जलनखोर बीवी की तरह एक्ट कर रही है। जिसे सुन भाव्या कहती है, तो इसमें मेरी क्या गलती, मुझे नहीं पसंद कोई मेरी चीजों को हाथ लगाए, जो मेरा हो वो सिर्फ मेरा। ये सुन मुस्कान कहती है, ओ डॉट अच्छा ऐसा क्या, ये बोल वो वापस हंसने लगती है, जिसे देख भाव्या फिर से शर्माने लगती है। तो मुस्कान कहती है, अच्छा अब बाकी बातें हो गई हों तो काम की बात कर ले, वैसे तुमने कैसे प्लान किया है सब। जिस पर भाव्या एक केवल स्माइल देती हुई कहती है, बस तुम देखती जाओ मैं क्या करती हूँ। ये बोल वो अपने फोन में कुछ करने लगती है और करने के बाद मुस्कुराने लगती है, जिसे देख मुस्कान पूछती है, तू क्या करने वाली है। जिस पर भाव्या कहती है, बस कुछ देर और वेट कर लो, तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये बोल वो मुस्कुराने लगती है। च40 नेहा को सबक सिखाना -1। अब तक आपने पढ़ा कि कैसे मुस्कान और भाव्या को नेहा की द्वारा सच्चाई पता चली, जिसे सुन दोनों ही अपने आप ऊपर पहले तो शर्मिंदा हुई, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्तों पर विश्वास ना कर दूसरों की बातों पर विश्वास किया। जिसके बाद भाव्या ने वृषांत को मनाने की सोची और उससे सॉरी बोला, जिसके बाद वृषांत अगले दिन उसे छेड़ना एक मौका नहीं छोड़ा रहा था। अब आगे मुस्कान और भाव्या कैंटीन में बैठ आपस में बात कर रहे थे कि कैसे वो नेहा को सबक सिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ वृषांत अनूप के पास गया, जो कि फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसकी बात सुन वृषांत को पता चला कि वो माया की शादी के बारे में ही बात कर रहा है। वहीं अनूप वृषांत को आता देख वो फोन रख देता है और कहता है, अरे वृषांत कैसे हो। जिस पर वृषांत पूछता है, किसका फोन था, तो अनूप बताता है, अरे यार तुम्हें तो मालूम ही है ना कि अगले महीने माया की शादी है, तो बस उसकी के काम में लगा हुआ हूँ। ये हमारे आश्रम में पहली शादी है, तो मैं चाहता हूँ ये बहुत अच्छे तरीके से हो। ये सुन वृषांत पूछता है, तो फिर परेशानी क्या है। जिस पर अनूप कहता है, यार बजट थोड़ा कम पड़ रहा है, बस उसी की थोड़ी टेंशन है। जिसे सुन वृषांत कहता है, तुम्हें पैसों की दिक्कत हो रही है, लेकिन मैंने तो सुना है तुम शर्मा कंपनी के इकलौते वारिस हो, तुम्हें पैसों की दिक्कत कैसे हो सकती है। जिसे सुन अनूप मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ सही कहा तुमने, मैं शर्मा कंपनी का इकलौता वारिस हूँ, लेकिन मैं वारिस हूँ, मालिक नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर मैं पापा से पैसे मांगूं तो वो मुझे नहीं देंगे, बल्कि उन्होंने तो मुझसे कहा है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और अगर उस काम में वो हमारी मदद कर सके तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने ऑलरेडी उनकी काफ़ी मदद ले ली है, तो अब मैं ये अपने आप से करना चाहता हूँ, तो उसीलिए कुछ डोनेशन के लिए कॉल कर रहा था। वैसे ये सब छोड़ो, तुम बताओ, तुम आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। जिस पर वृषांत मुस्कुराने लगता है और कहता है, बात ही वैसी है। जिस पर अनूप उसे छेड़ते हुए कहता है, ओ डॉट हो क्या बात है, हमारा लड़का तो बल्श कर रहा है, वैसे क्या बात है मुझे भी तो बताओ। जिस पर वृषांत उसे सारी बात बता देता है, जिसे सुन अनूप वृषांत के लिए काफी खुश था। तो वृषांत थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, अनूप क्या तुम कुछ नहीं बोलोगे अपने और मुस्कान के बारे में। शायद तुमने देखा नहीं, लेकिन मैं रोज देखता हूँ मुस्कान की आंखों को, वो हमेशा लाल ही रहती है, जैसे वो रोकर आई हो। और तुम्हें अच्छे से पता है कि उसकी भी उसमें कोई गलती नहीं थी, तो तुम उसे माफ क्यों नहीं कर देते। जिस पर अनूप कहता है, तुम्हें तो पता है ही है कि मैं उसे क्यों माफ नहीं कर रहा, फिर तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो। मुझे भी दिखती है उसकी लाल आंखें, लेकिन मेरा क्या, मेरे साथ जो हुआ उसे मैं इतनी आसानी से कैसे भूल जाऊं। तुम बताओ, क्या तुम माफ कर पाते अगर भाव्या ने ऐसा किया होता तो। जिस पर वृषांत कहता है, मानता हूँ तुम्हारे साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन अनूप तुम भी इस बात को समझो कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया था। उसका अतीत ही ऐसा है कि वो चाह कर भी किसी पर भरोसा नहीं कर पाती है। और जहाँ तक रही कि मैं माफ कर पाता या नहीं, तो तुमने शायद ढंग से सुना नहीं जो मैंने अभी मैंने तुम्हें बताया। मैंने भाव्या तो माफ किया, जबकि मुझे नहीं पता कि मैंने उसके लिए जो फील करता हूँ वो एक अफेक्शन है या प्यार। ये सुन अनूप कहता है, हाँ जानता हूँ कि उसका अतीत कैसा था, लेकिन जैसे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, वैसे ही हर इंसान एक जैसा नहीं होता, ये उसे समझने की जरूरत है। और रही बात तुम्हारी, तो मैं तुम्हारे जितना महान नहीं हूँ यार, और अब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि मुझे अभी बहुत काम है। ये बोल वो वहां से जाने लगता है कि तभी वृषांत के फोन में मैसेज आता है, जिसे देख उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। तो वो अनूप को जाते हुए रोकता है और कहता है, अरे यार कहाँ जा रहा है, चल तुझे आज मस्त शो दिखाता हूँ। ये सुन अनूप नासमझी से उसे देखते हुए पूछता है, तू क्या बोल रहा है यार, कैसा शो। तो वृषांत कहता है, अरे तू चल, तो ये बोल वो उसे कैंटीन ले जाने लगता है। चलते हुए वो अनूप से बहाने से पूछता है, वैसे अनूप कितने पैसों की जरूरत है माया की शादी के लिए। जिस पर अनूप कहता है, अरे यार करीबन 10 लाख की। ये सुन वृषांत रुक जाता है और सोचता है, इतनी सी रकम के लिए ये परेशान है, मतलब अगर ये अपने पापा के अकाउंट से वो 10 लाख निकाल भी लेगा तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर उसे अनूप की बात याद आ जाती है कि वो खुद से ये सब करना चाहता है।
ये सोच वो अपने आप से कहता है ये इतना अच्छा काम कर रहा है तो मैं इसकी इस काम में साथ ना सही लेकिन थोड़ी मदद तो कर ही सकता हूँ। ये सोच वो अनूप से कहता है अनूप तुम एक काम करो, तुम ना कैंटीन चलो और मेरे लिए एक सीट रखना, मुझे कुछ काम याद आ गया तो मैं बस अभी आया। ओके ये बोल वो वहाँ से अनूप की कोई बात बिना सुने वहाँ से निकल जाता है। वहीं अनूप तो उसे बस जाते हुए ही देखते रह जाता है। वहाँ से निकल विशांक एक खाली जगह पर आता है और तुरंत विशाल को कॉल लगाता है। विशाल जो इस वक्त दूसरे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, विशांक का फोन आता देख तुरंत उठा लेता है और पूछता है गुड मॉर्निंग बॉस, क्या हुआ, कुछ काम था आपको? जिस पर विशांक कहता है हाँ विशाल, तुम ना जितनी जल्दी हो सके मात्र छाया जाओ और कंपनी के नाम से 20 लाख का डोनेशन देकर आओ, और हाँ किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए उस कंपनी का मालिक कौन है, तुम ये कंपनी के नाम पर करोगे, ठीक है? ये सुन विशाल को कुछ समझ नहीं आता लेकिन फिर वो ओके सर कहता है, जिसे सुन विशांक फोन काट देता है। वहीं विशाल को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि आखिर माजरा क्या है, तो वो मात्र छाया के बारे में सर्च करता है तो पता है कि ये आश्रम और किसी का नहीं बल्कि अनूप का ही है। ये देख उसे सारा माजरा समझ आ जाता है और वो खुशी खुशी विशांक का काम करने निकल जाता है। उधर कैंटीन में अनूप जाकर एक जगह बैठ जाता है जहां से मुस्कान और भाव्या उसे आसानी से देख सकती थी। जहां भाव्या उसे देख बस मुस्कुरा देती है तो वहीं मुस्कान जब अनूप को देखती है तो उसे अपना दिल जोरों से धड़कता सा महसूस होता है। उसे ठीक उसी तरह महसूस हो रहा था जब उसने अनूप को पहली बार देखा था। वहीं अनूप को भी मुस्कान के चेहरे की गायब चमक देख बहुत दर्द होता है। प्यार तो वो भी उससे बेशुमार करता था लेकिन वो उससे कुछ नहीं कह सकता था और अपनी नज़रें फेर लेता है, जिसे देख मुस्कान की आंखें नम हो जाती हैं जिन्हें वो बड़ी आसानी से भाव्या से छिपा लेती है। वहीं कुछ ही देर में वहां सबको नेहा आती हुई दिखाई देती है, जिसे देख मुस्कान और भाव्या के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। अब शुरुआत होती है प्लान के पहले स्टेप की, जिसके लिए मुस्कान को नेहा से जानबूझकर लड़ना था ताकि मौका पाते ही भाव्या नेहा का फोन हासिल कर सके, और होता भी वैसा ही। प्लान के मुताबिक मुस्कान जानबूझकर नेहा से टकरा जाती है जिससे वो गिर जाती है, जिससे उसका फोन बैग से गिर जाता है और भाव्या जल्दी से उसका फोन लेकर कुछ करती है। उधर मुस्कान उससे जानबूझकर गिराने के बाद मासूम बनने का नाटक करते हुए कहती है ओ आई एम सॉरी नेहा, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, सच में ये गलती से हो गया है। जिसे देख नेहा को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन उसने अपनी इमेज ऐसी बना रखी थी कि वो बस मुस्कुरा कर रह जाती है और जबरदस्ती की स्माइल चेहरे पर लाकर उसे इट्स ओके कहकर आगे बढ़ जाती है। जिसे देख मुस्कान अपने आप से कहती है देखो तो कितनी कमनी है इसे, अपनी इमेज कितनी प्यारी है, बस कुछ देर रुक जाओ नेहा, फिर मैं बताती हूँ मुझे बेवकूफ़ समझने का अंजाम क्या होता है। वहीं विशांक आकर अपने सीट पर बैठ जाता है और अनूप से पूछता है अरे सॉरी यार वो काम आ गया था वरना नहीं जाता, वैसे मैंने कुछ मिस किया क्या? जिस पर अनूप कहता है नहीं, जिसे सुन विशांक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो मस्त अपनी चाय लेकर सामने होने वाले शो का इंतजार करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा जाकर एक सीट पर बैठ जाती है। वो वहां बैठी ही थी कि तभी उसके सामने आकर एक लड़का बैठ जाता है जिसका नाम नमन था। वो एक बहुत ही अमीर घर का मासूम लड़का था जिसे नेहा ने अपनी खूबसूरती की जाल में फंसाया था और उससे अपने सारे खर्चे करवाती थी। उसे सामने बैठा देख नेहा एक पल को घबरा जाती है क्योंकि किसी को भी उसके और नमन के बारे में पता नहीं था। वो नमन को सामने देख उसे गुस्से से कहती है नमन ये क्या हरकत है, मैंने तुमसे कहा था ना कि हम कॉलेज में एक दूसरे से दूरी बनाकर रखेंगे क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई हमारे बारे में जाने। जिस पर नमन भी आज पहली बार गुस्से से कहता है क्यों? ताकि तुम सरेआम विशांक पर दौरे डाल सको। मैं सब अच्छे से समझता हूँ, अब तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मुझसे छुटकारा पाने के लिए ये सब कर रही हो ना। बात बिगड़ती देख नेहा अपने आप से कहती है अरे ये चिपकू तो आज गुस्से में लगता है, अगर ये हाथ में निकल गया तो मैं अपना नया आईफोन कैसे लूंगी। ये सोच वो तुरंत पलटते हुए कहती है अरे नमन बेबी तुम तो गुस्सा हो गए, तुम्हें पता है ना मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। वो तो विशांक ही मेरे पीछे पड़ा था लेकिन मैंने उससे साफ साफ कह दिया कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। ये सुन वहां बैठे मुस्कान, विशांक, अनूप सब हैरान थे। मुस्कान भाव्या से कहती है हूँ डॉट 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 देखो तो इस चुड़ैल को, ये विशांत को रिजेक्ट करेगी, अरे ये इसके जैसी तो विशांत अपने घर में नौकर भी ना रखे और ये विशांत को रिजेक्ट करने चली है। ये बोल वो भाव्या को देखती थी है। वही विशांत भी ये सुन तुरंत भाव्या को देखता है क्योंकि उसे पता था कि भाव्या उसे लेकर कितनी पॉजिटिव है। वही भाव्या का ये सुनकर तो खून ही खौल जाता है। उसने विशांत के बारे में ऐसी बात की भी कैसे? वो तो नेहा को ऐसे घूर रही थी कि अगर उसका बस चले तो वो नेहा को अपने आंखों से ही मार दे। ये देख मुस्कान विशांत को देखती है जो उसे भाव्या को शांत रखने को बोल रहा था, तो मुस्कान भी भाव्या को शांत करने के लिए बोलती है भाव्या यार शांत हो जा, तुझे तो पता ही है वो कैसी है, तू क्यों अपना खून जला रही है। ये सुन भाव्या थोड़ा शांत होती है लेकिन अभी भी वो नेहा को घुरे जा रही थी, जिसे देख विशांत को अंदर ही अंदर बहुत खुशी होती है कि भाव्या उसे लेकर कितनी पॉजिटिव। वो अपने आप से कहता है यार ये तो गुस्से में भी कितनी क्यूट लगती है। वो भाव्या को प्यार से देखने लगता है।
वहीं नेहा इस बात से अनजान कि कौन सा तूफान उसके पीछे आ रहा है। वो नमन को मनाने में लगी हुई थी। वो मनाते हुए कहती है, यू नो ना बेबी हाउ मच आई लव यू। तो तुम क्यों गुस्सा होते हो? वो आगे कुछ कहती उससे पहले पीछे से आवाज आती है, अच्छा तो जो तुम मुझसे करती हो वो क्या है?